So, today's session, we will do two things. Okay, one is we will have a roundup of the major events of current affairs which are happening. तो इसको हम डिस्कस करेंगे कुछ कुछ इवेंट्स को. Some obviously we do very quickly. Some we will do with a little more depth क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जो कि आगे काफी सारी चीजें इम्पैक्ट करती हैं. तो उनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल लुक एट सम ऑफ द क्वेश्चंस जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, एचआर क्वेश्चंस हैं, एंड वील सी हाउ टू आंसर देम इन अ इफेक्टिव मैनर. तो जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ और व्हाई डू यू वांट टू डू एमबीए, और इस तरह के व्हाट आर आवर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर वीकनेसेस. तो इन सब टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इनको किस तरीके से इफेक्टिवली आंसर करना है, दैट आल्सो वी विल टॉक. So let's start with some of the important events which are there. Okay, अभी मैंने एक आपको दोपहर में ग्रुप में एक शेयर किया था लिस्ट ऑफ important events to my mind. So there were, I think there were some 12 13 14 events. लेकिन हम सारी नहीं कवर करेंगे, हम उसमें से कुछ अभी कवर करेंगे. सो पॉइंट इज कि आप लोगों को अब जैसे जो कुछ इवेंट है, सपोज कोई भी इवेंट हुई. Now, let's say this event happens, which is violence in UP Sambhal over mosque survey. तो अब कोई इवेंट तो ऐसी हो सकती है जिसका कोई पीछे से कोई रिलेशन नहीं हो, कोई भी हिस्ट्री नहीं हो, कुछ नहीं हो. तो वो तो ठीक है, आप नया थ्रेड पिकअप करके एंड देन यू कैन बिल्ड योर अवेयरनेस अबाउट दैट एज यू रीड मोर एंड मोर. सो अब आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं कि यू नीड टू रीड न्यूज पेपर और फॉलो द न्यूज वेरी वेरी रेगुलरली. क्योंकि जो भी स्टोरीज हो रही हैं वो आपको अब किस तरीके से प्रोग्रेस कर रही हैं वो अब पकड़ में आनी चाहिए अब आपको. तो उसके लिए व्हाट आई विल आल्सो डू इज शेयर ऑन द ग्रुप. टेलीग्राम पे कुछ चैनल्स हैं जहाँ पे आपको फ्री के न्यूज़पेपर मिलते हैं सारे जो चाहिए. मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ कि एक न्यूज़पेपर, नॉर्मल जो न्यूज़पेपर डेली होता है, तो आई लाइक इंडियन एक्सप्रेस अ लॉट. जनरली आई लाइक टू रीड इंडियन एक्सप्रेस. इसमें आप और कुछ नहीं कर सकते तो फ्रंट पेज एडिटोरियल पढ़ लीजिए. वो टॉप एड जो आता है, जो कॉलम एडिटोरियल के बगल में होता है, वो पढ़ लीजिए. बिजनेस न्यूज पढ़ लीजिए, इंटरनेशनल न्यूज पढ़ लीजिए. तो ये जरूर है पढ़ना. दूसरा, एक बिजनेस डेली, राइट, वेदर इट कुड बी अ मिंट और इट कुड बी अ बिजनेस, द इकोनॉमिक टाइम्स और समथिंग वट एवर. जो भी आपको पसंद आए वो आप पढ़ सकते हो. तो ये आपको उन टेलीग्राम चैनल में फ्री में मिलेंगे, तो आपको कोई जरूरत नहीं पैसा खर्च करने की. अपार्ट फ्रॉम दैट, आई ऑल्सो गिव एवरी डे अ कंपेंडियम विच इज कॉल्ड टॉपिक्स टू बी रेड. उसमें भी जो दिन के टॉपिक्स मेन है वो इट्स लाइक मोर लाइक एडिटोरियल्स ऑफ डिफरेंट न्यूज़पेपर्स. तो ये रीडिंग थोड़ी हमें करनी है कंटिन्यूअसली. तो अब जैसे ये इवेंट है, तो कुछ इवेंट जैसे मैंने कहा कि कुछ इनका पास्ट होता है. तो अब ये इवेंट है वायलेंस इन यूपी संभल. इसके बारे में आप लोग सुन रहे हो. इनफैक्ट आज भी इसके ऊपर काफी बवाल खड़ा हुआ. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, दे वांटेड टू विजिट दिस प्लेस एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज अ ह्यूज जैम इन गाजीपुर, जो एक एरिया है जहाँ से द एक्सप्रेसवे गोज टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर एरिया. तो वहीं पे रोकने की उनको कोशिश की गई थी. तो देयर वाज अ ह्यूज ruckus between people there who were stuck in jams and Congress workers. तो अब ये है क्या संभल? तो संभल बेसिकली इज जस्ट वन इंसिडेंट जहाँ पे पुरानी एक मॉस्क जो है, उसका सर्वे करने की कोर्ट ने परमिशन दे दी. राइट नाउ सी पॉइंट इज, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में आनी चाहिए. POWA करके है एक, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991. तो 1991 में एक वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का जिसमें ये कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को जो भी एक रिलीजियस प्लेस है जो भी डेजिग्नेट हो गई, अगर वो मस्जिद डेजिग्नेट हो गई तो वो मस्जिद रहेगी, अगर वो टेम्पल है तो वो टेम्पल रहेगा. सो देयर विल बी नो चेंज इन द स्टेटस ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप फ्रॉम व्हाट एग्जिस्टेड ऑन 15 अगस्त 1947. बिकॉज अगर हम मतलब कोर्ट के हिसाब से अगर इफ वी अलाउ दीज सर्वेज एंड फॉर ईच एंड एवरी प्लेस ऑफ वर्शिप, देन वी विल ओपन अ पैंडोरास बॉक्स. तो सिचुएशन खराब हो जाएगी. इसमें कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड किया गया था, जैसे राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद, क्योंकि उस टाइम पे केस चल रहा था. 1992 में आपको पता ही है डिमोलिशन हुआ था. तो दैट वाज केप्ट आउट ऑफ द परव्यू. बट रेस्ट दे सेड वी विल, जो भी इनका स्टेटस है, अगर वो 15 अगस्त 1947 को मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी, और अगर टेम्पल है तो टेम्पल रहेगा. लेकिन इसके बावजूद उसमें कुछ बोल दिया गया था कुछ जस्टिसों द्वारा, जिसके कारण आपने ज्ञान वापी का सुना होगा वाराणसी में, कि वहां पे भी सर्वे हुआ और उन्हें पता लगा कि वहां पे टेम्पल था. और इस तरह से अब यूपी में ये संभल करके जो जगह है वहां पे एक मस्जिद है पुरानी 1529 की. तो वहां पे भी कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया इसको सर्वे कर लो.
तो वहां पे जब सर्वे करने के लिए गए ऑफिशियल्स, देन देयर वाज अ ह्यूज रक्कस दैट वाज देयर एंड वायलेंस इरप्टेड एंड 4 people died एंड लॉट ऑफ काइंड ऑफ mayhem occurred there. तो अगेन नाउ द पॉइंट इज कि ये जब आपने सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि नहीं करेंगे तो फिर क्यों कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है कि किसी ने कहा है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर सर्वे करना है, इंक्वायरी करना है तो कर लो, लेकिन उसका स्टेटस चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स स्टेटस ठीक है, अगर सर्वे कर लिया आपने, पता लगा कि वहां पे मंदिर था, तो लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते मंदिर, इट रिमेन मॉस्क ऐसा करके। तो ये एक कुछ था जिसके बेसिस पे ये जो कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, दे आर अलाउइंग दिस काइंड ऑफ सर्वेज टू हैपन। ये यूपी में भी हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है, तो दैट इज लीडिंग टू अ लॉट ऑफ वायलेंस एंड इट इज नॉट गुड, राइट। तो अब ये पॉलिटिकल इशू बन जाता है, राइट। तो सी वन वन थिंग विच आई एम टेलिंग यू कि देखो, आपको कभी इस तरह का टॉपिक आ गया वहां पे, डीडी में आ गया, या आपसे इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि क्या ये सही है या क्या ये गलत है, तो हाउ शुड यू हैंडल इट? Suppose they say that this survey of mosques is being allowed or survey of these places of worship is being allowed. What is your view on this? तो आप क्या कहेंगे इसको? हाउ विल यू टेक दिस? बिकॉज देखो, इसमें क्या है ना, आपको अपनी आइडियोलॉजी, नाउ आई एम नॉट, सी एवरीबडी हैज गॉट सम आइडियोलॉजी, राइट। आप राइट विंग हो, लेफ्ट विंग हो, सेंटर हो, जो भी हो सकता है कि आपके बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं इस बारे में, राइट। बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया देयर आर लॉट ऑफ डिवाइसिव पोस्ट दैट कीप कमिंग। आप उसी तरह के आपको पोस्ट आते रहेंगे जो कि एक कम्युनिटी को दूसरे के अगेंस्ट भड़काते रहेंगे। तो आप हो सकता है कि अपने अंदर यू आर मे बी वन ऑफ दोज हु आर प्रोपोनेंट्स ऑफ सर्टेन आइडियोलॉजी, बट आपको वहां पे क्या प्रेजेंट करना है, ये बहुत ध्यान रखने की बात है। आपको वहां पे अपना न्यूट्रल व्यू देना है, ऑब्जेक्टिव व्यू देना है। आपको आपको किसी चीज का साइड नहीं लेना है। यू कैनॉट से दैट no, no, this was actually uh, this is an atrocity done, perpetrated by the Mughals on Indians, and they converted all our temples into all the mosques, and therefore we are justified in getting the survey done, and therefore all this is right. ऐसा नहीं बोलना है आपको, राइट। क्योंकि देखो, हर चीज जो होती है वो एक ऑब्जेक्टिव व्यू होता है उसका, क्योंकि आप ऐसा कह रहे हो, लेकिन सामने वाला जो है वो कुछ और तरीके से हो सकता है सामने वाला जो है वो आपकी आइडियोलॉजी से ऑपोजिट हो, तो ही माइट टेक इट इन अ रॉन्ग सेंस। सो डोंट हैव टू से दैट, सी basically as per the Supreme Court order, this place of worship act, the status of any particular place of worship cannot be changed. Okay, जो होना था वो हो गया। So therefore the courts have to be very vigilant and careful when they give such orders. And obviously anything that leads to violence or anything that leads to the enmity between two groups is not advisable. So people have to be careful. तो आपको इस तरह का न्यूट्रल व्यू देना है वहाँ पे। ओके, सो आई होप कि ये आपको सिंपल वायलेंस समझ में आ गया है। इसमें छोटा सा डिस्कस, मतलब थोड़ा सा डिटेल बता दूंगा आपको। इसमें 5 लोग मर गए थे नवंबर 24 को, राइट। टीम ऑफ सर्वेयर जो है चंदोसी टाउन पहुंची, वहाँ पे शाही जामा मस्जिद है, राइट। दिस वॉज ऑर्डर्ड बाय लोकल कोर्ट, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपने 1526 में इन्होंने एक मॉस्क जो थी वो बनाई थी वहाँ पे, टेम्पल को डिमोलिश करके, और इसको एक सिविल जज ने पास किया। This is just a map to give you a sense of where this whole thing is happening. So this is happening in संभल। ओके, सो ये आज जो हो रहा था वो यहाँ से जा रहे थे दिल्ली से इधर, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बिकॉज लॉट ऑफ यहाँ पे क्या है, इशू चल रहा है, तो राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी वर गोइंग देयर ऑब्वियसली टू गेट अ पॉलिटिकल माइलेज आउट ऑफ दैट। तो और ज्यादा सिचुएशन भड़क जाती, तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने जो था वो इनको बोल दिया कि इनको यहीं रोक लिया जाए। तो यहाँ पे जैम हो गया ट्रैफिक और काफी हल्ला हो गया, तो वहाँ पे कांग्रेस वर्कर्स थे तो उनको पीट दिया पकड़ के, तो काफी आज भी लॉट ऑफ रकस हैपेंड देयर। ओके, सो दैट्स इट, दैट्स ये उसकी फोटो बना दी है, दैट्स इट। तो दिस इज व्हाट यू शुड हैव इन माइंड। इसके ऊपर कोई डाउट या क्वेश्चन किसी को? इसके अंदर ज्ञान वापी मॉस्क जो वाराणसी वाली है वो केस चल रहा है अभी, राइट। उसमें भी सर्वे हो चुके हैं, उन्होंने निकाला है कि क्या है, तो अब चलता रहेगा। राम जन्मभूमि वाला तो ऑलरेडी अब इशू सेटल हो चुका है, बिकॉज ऑलरेडी द टेम्पल इज देयर एंड नाउ दैट थिंग इज डन एंड डस्टेड, राइट। आगे जो है वो ऐसी कोई चीज वो नहीं करने देंगे एज पर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अब अगर वो एक्ट में ही कुछ चेंज आ गया, पार्लियामेंट में वो एक्ट को चेंज आ गया, दैट्स अ डिफरेंट इशू। ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड थ्योरी, सेकंड स्टोरी विच इज गौतम अडानी। तो गौतम अडानी के इस पर्टिकुलर केस के बारे में किसी को कुछ पता हो तो आई लेट मी हियर फ्रॉम यू योर व्यूज, देन आई गिव यू माय व्यू। किसी को कोई आइडिया है क्या था ये केस, क्या उनके ऊपर चला? अभी बीच में लास्ट वीक इट वाज टू मच इन न्यूज, राइट, लास्ट वीक एंड जस्ट बिफोर दैट। नाउ इट इज ऑफ कोर्स काइंड ऑफ सेटल्ड एंड ठीक है, धीरे धीरे लोग उसको
देखो कुछ चीजें जो है वो हर बार हो रही है, जैसे मैं देख रहा हूँ पिछले 3 कंटिन्यूअस सेशंस में हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई एक बार, एक जीडीपीआई का सेशन जैसे शुरू हुआ तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई थी। आई थिंक दैट वाज 2 years बैक, दैट वाज इन कैट 22 मिनट के टाइम पे बोला शायद, हिंडनबर्ग रिपोर्ट। उसके बाद में एक फार्मर प्रोटेस्ट है, तो फार्मर प्रोटेस्ट भी वापस चालू हो गई। तो जैसे हर बार जीडीपीआई का सेशन आते हैं वैसे ही आई एम सी ये कुछ न्यूज़ हैं जो वापस रिकरिंग हो जाती है ऑन द लाइटर साइड आई एम सीइंग। तो बताइए अडानी का क्या, किसी को क्या आइडिया है कि ये क्या केस है क्या नहीं, किसी ने कुछ पढ़ा है इसके बारे में? एनी आइडिया यू हैव? कितने लोग, अच्छा कितने लोग आप में से न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हैं अभी और फॉलो करते हैं चीजों को, बताइए। हाउ मेनी ऑफ यू आर करंटली रीडिंग, हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट रीडिंग? दैट्स ओके, इट्स ओके टू से कि नहीं पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे ऐसा, दैट्स ओके। बट हाउ मेनी ऑफ यू आर रीडिंग एंड फॉलोइंग विद फॉलोइंग अप विद व्हाटएवर इज हैपनिंग? है कोई, एनीवन वाज डूइंग दैट और नॉट? नहीं कर रहे थे? I'll start now, sir. यू स्टार्ट नाउ, ओके, स्टार्टेड फ्रॉम टुडे, नॉट फॉलोइंग, ओके। तो फॉलो करना है हमें न्यूज, आई मीन दिस आई वांट इट टू बी अ ट्रिगर, ओके। बिकॉज अब जैसे मैंने आपको अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दिया संभल वाले वायलेंस का, तो अब आपको कल आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे और उसमें कोई भी ऐसी जो रिपोर्ट होगी तो नाउ यू विल बी एबल टू मेक अ लिटिल बेटर सेंस ऑफ इट मे बी, राइट? तो एक ट्रिगर आपको सभी को चाहिए। यस, हर्ष बोलो। Sir, I think not reading newspaper, so I can watch any YouTube news videos like from Study IQ and all. ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट, आप वीडियो भी देख सकते हो instead of reading, you can watch a video, but my suggestion always is that video आपने एक देख लिया, आपने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली, उसके बाद उसको फॉलो अप फर्दर जो हो रहा है वो आप रीडिंग से भी करो सब्स्टिट्यूट। बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट, जैसे अगर मैं एक वीडियो की बात करूं तो वीडियो जो है सपोज 8 से 10 मिनट का है, राइट? आप उसको आपने अगर 6-7 मिनट में भी देख लिया, पढ़ लिया। आर्टिकल पढ़ने में हमें 2 मिनट लगेंगे, 2 से 3 मिनट मैक्स। तो आपने अगर 2-3 डिफरेंट जगह पे एक पर्टिकुलर इवेंट को लेके आर्टिकल पढ़ लिए तो यू माइट गेट अ लिटिल मोर आउट ऑफ इट देन अ वीडियो। बट वीडियो इज ऑल्सो ओके, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं देखना चाहिए। कई सारे वीडियो चैनल्स आजकल हैं जो कि आपको इस तरह के कैप्सूल्स देते हैं अबाउट एनी इवेंट। लेकिन उसमें एक और चीज है ध्यान रखनी है कि हमें अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। हाँ, आपको वो वीडियो को बस यही नहीं सोच लेना कि बस ये हो गया इससे, क्योंकि आपको उसका अगला पिछला ऊपर नीचे सब कुछ पता होना चाहिए ना। आपको उस प्रॉब्लम की जेनेसिस भी पता होनी चाहिए। तो वो सब आपको फिर धीरे धीरे अपनी आपकी इंक्विजिटिवनेस बढ़नी चाहिए कुछ भी चीज देख के कि यार अब इसको हम और पता लगाते हैं। एंड दैट्स हाउ यू कीप एडिंग टू इट, ओके। बिकॉज वन वीडियो ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस विल नॉट हेल्प। तो हाँ, एक वीडियो देख के आप उसको आगे चल सकते हैं और उससे रिलेटेड और वीडियोस आएंगे तो दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, देखते रहो। तो देख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। बट उस हर चीज, देखो हर चीज की अपनी जगह है। मैं ये नहीं बोलूंगा कभी वीडियो नहीं देखना, यूट्यूब नहीं देखना या न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना। हर चीज करना है, न्यूज़पेपर भी पढ़ना है और वीडियो भी देखना है और सेशन भी अटेंड करने हैं और अपना पार्टिसिपेट भी करना है। चलो अभी तो ठीक है, आई विल नॉट गेट यू टू मच इन्वॉल्व बिकॉज अभी इट्स जस्ट अ स्टार्ट। बट एज वी गो अलॉन्ग देन यू ऑल्सो हैव टू पार्टिसिपेट। आई विल गिव यू टॉपिक ऑफ द डे जो कि आप दिन भर में रीड करेंगे उसके बारे में, एंड देन वी विल हैव डिस्कशन इन द इवनिंग ऑन दैट। क्योंकि उससे फिर आपके अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आपके व्यूज बढ़ेंगे। क्योंकि अभी तो क्या है, ठीक है, अभी मैंने आपको ये सब टॉपिक आज नहीं बताया, ठीक है, राइट? तो आपने रीड नहीं किए होंगे और कितने पढ़ लोगे अभी आप? तो आगे जाते जाते हमें वो भी करना है। वी विल कीप 2-3 टॉपिक्स द डे एंड वी विल डिस्कस देन इन द फॉर्म ऑफ इधर ग्रुप डिस्कशन और इन द फॉर्म ऑफ एक्सटेम्पोर और व्हाटएवर इट, ओके। Yes, sir. फाइन। सो गौतम अडानी को देखो, गौतम अडानी का केस ये है कि नाउ गौतम अडानी की जो कंपनी है, अडानी टोटल एनर्जी और अडानी ग्रीन एनर्जी, दीज कंपनीज आर इनटू रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी मीन सोलर और विंड, जो भी बोल दो आप। तो इन्होंने बेसिकली ये है अडानी, और एक और कंपनी है एज्योर पावर। तो ये दो कंपनीज थी जिन्होंने की कॉन्ट्रैक्ट लिया, राइट? कॉन्ट्रैक्ट क्या है? टू सप्लाई सोलर एनर्जी, राइट? कितना, XYZ गीगावाट, कुछ गीगावाट। नाउ ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी होती है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सेकी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो सपोज आई से अदानी पावर से दैट दिस Azure से दैट वी विल सप्लाई यू 4 GW ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट लेट्स से 2.5 रुपीज पर किलोवाट पर यूनिट, इस पे हम सप्लाई करेंगे आप। तो इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। बट दिस SCCI इज नॉट द यूजर ऑफ दैट
जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं अल्टीमेटली वो ऑर्डर प्लेस करती हैं फिर इनके ऊपर, एंड दे कंज्यूम द इलेक्ट्रिसिटी दैट इज बीइंग सप्लाइड। तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स होते हैं, दे दे वांटेड टू गेट बेटर रेट्स। इन्होंने तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ₹2.5 या जो भी रुपए में, दे वांटेड टू गेट बेटर रेट्स एंड देयरफॉर दे वर नॉट प्लेसिंग द ऑर्डर्स। अब अगर वो इनके ऊपर ऑर्डर नहीं प्लेस करते, मतलब अडानी ने कॉन्ट्रैक्ट किया एससीसीआई से, एससीसीआई से कॉन्ट्रैक्ट जाएगा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स जो जितनी भी हैं, तो जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, ये हो गया, जो भी हो वहां पे जाएंगी। दीज गाइस हैव टू टेक द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दिस। इन्होंने तो उसको दे दी, लेकिन जब तक ये नहीं यूज करेंगे तब तक इसको फायदा नहीं है ना, इसकी इलेक्ट्रिसिटी तो खड़ी हुई है वैसे की वैसे। सो इसके ऊपर चार्ज ये लगाएगा कि आपने स्टेट गवर्नमेंट्स को जा जाके पैसे खिलाए, यू रिसोर्टेड टू ब्राइबरी सो दैट दे प्लेस ऑर्डर्स ऑन जिससे की। अब इसमें वाई इज द यूएस इन्वॉल्व इन दिस? ये तो इंडिया का मामला है, तो वाई शुड यूएस बी इन्वॉल्व? तो यूएस इसमें इसलिए इन्वॉल्व है बिकॉज इन्होंने यूएस में फंड्स रेज किए। तो अडानी का जो ये प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में जो पैसा लगा है उसमें $600 million ऑफ यूएस इन्वेस्टर्स मनी वाज टेकन। इसने जाके बॉन्ड इशू किए यूएस में, पीपल इन्वेस्टेड देयर मनी इन दैट, एंड द यूएस यूएस में अब दो एजेंसीज हैं, एक तो जो कोर्ट है वहां के जो, राइट, वन इज द कोर्ट एंड वन इज द एसईसी विच इज द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। यूएस में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन होता है विच इज लाइक आर सेबी। हमारे यहाँ सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जो भी कंपनी कुछ भी करती है तो सेबी उसमें इन्वॉल्व होता है। वहाँ पे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, और ये जो एज्योर करके कंपनी थी ये यहाँ पे लिस्टेड भी थी। तो इसलिए ये कोर्ट से और एसईसी दोनों से इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए कि इन्होंने गलत लोगों को यहाँ धोखा देके पैसा उठाया, इन्होंने ये नहीं बताया कि ये ब्राइबरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इस तरह का इनके अगेंस्ट में चार्जेस लगे हुए हैं। देखो एक चीज होती है इंडाइटमेंट, जैसे आपने अगर एक टर्म चुना हो चार्जशीट, चार्जशीट बनाना। तो जब कोई आदमी, सपोज करो किसी ने मर्डर कर दिया या किसी ने कोई क्राइम किया है, अभी पुलिस ने उसको पकड़ के और कोर्ट में केस चालू नहीं हुआ है, अभी अभी चार्जशीट बनेगी पहले कि इनके ऊपर ये इल्जाम लगाए गए हैं। उसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाता है और फिर कोर्ट में उसकी प्रोसीडिंग चालू होती है और फिर ट्रायल्स होती है और फिर आपको बुलाया जाता है और आपको सफाई देनी है जो भी देनी। तो चार्जशीट बनती है, तो चार्जशीट डज नॉट मीन दैट यू हैव बीन फाउंड गिल्टी। ओके, यू हैव बीन, तो यूएस में उसको इंडाइटमेंट बोलते हैं। इंडाइटमेंट मीन्स यू हैव बीन चार्ज्ड विद दिस क्राइम्स, इट इज नॉट दैट इट हैज बीन प्रूवन इन द कोर्ट। तो इन्होंने इनके ऊपर चार्ज लगाए ये सारे। तो अब ये जैसे ही चार्जेस लगे तो ऑब्वियसली इंडिया में अभी आजकल जो हमारी कांग्रेस है, ऑपोजिशन, उन्होंने अडानी को एक इस तरह से बना रखा है कि जब देखो जब अडानी का बिगुल बजाते रहते हैं कि सरकार अडानी की जेब में है एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, राइट। सो फिर चढ़ गए वो, एंड दे डिसरप्टेड द लोकसभा प्रोसीडिंग्स फॉर 4 5 6 डेज। जबकि इसकी कंपनी के जो शेयर्स थे वो जैसे ही ये खबर आई थी उस दिन 20 से 25%, 30% गिरे थे। जो लोग स्टॉक मार्केट फॉलो करते हैं दे माइट बी अवेयर ऑफ दिस। लेकिन अब वो फिर रिकवर कर गए, क्योंकि धीरे धीरे ये चीज, काफी सारी क्लैरिफिकेशन इनकी तरफ से भी आ गए हैं, एंड दे विल ऑल्सो टेक इट अप लीगली। सो थिंग्स आर सेटलिंग डाउन एज फार एज दिस इज कंसर्न, एंड आई डोंट थिंक इट विल हैव अ मेजर इम्पैक्ट। तो ये अडानी वाला केस है, राइट। तो यूएस इसको क्विकली देख लेते हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन इज चार्ज विथ डिफ्रॉडिंग अमेरिकन इन्वेस्टर्स एंड ड्राइविंग ऑफिशियल्स। इसमें अडानी है, उसका नेफ्यू है सागर, एग्जीक्यूटिव ऑफ अडानी ग्रीन, और अजियोर पावर के लोग हैं, राइट। इसमें their role in multi-billion dollar scheme to obtain funds from US investors and global financial institutions through false and misleading statements, ऐसा इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया। ये एलिगेशन है, इनके एलिगेशन है अभी, राइट। ये जो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज हैं, दे वांटेड टू कैपिटलाइज ऑन multi-billion-dollar सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट अवॉर्डेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, ये हैज बीन चार्ज विद allegedly defrauding अमेरिकन इन्वेस्टर्स। सो दैट्स इट। ये सब नाम है इनके के नाम उसमें आए। सो ये एक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक बहुत बड़ा इशू होता है, राइट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मीन्स कि आप सब कुछ प्रॉपरली चला रहे हो, इस तरह के फ्रॉड वॉर्ड नहीं कर रहे हो, किसी तरह के कुछ भी नहीं कर रहे हो, राइट, ये सब नहीं कर रहे हो। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज जो कंपनीज में जब होते हैं तो ऑब्वियसली कंपनी का स्टॉक भी सफर करता है, कंपनी की क्रेडिबिलिटी सफर करती है, कंपनी को जो पैसा उठाना है मार्केट से वो भी देने वाले लोग नहीं मिलते हैं फिर। अब जैसे अडानी इज रियली बिकमिंग अ बिग कॉन्ग्लोमरेट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस। इट इज सप्लाइंग पावर टू मेनी कंट्रीज। बांग्लादेश में आपने सुना होगा इन्होंने पावर सप्लाई किया है,
कीनिया में एक पोर्ट डेवलप करने का प्रोजेक्ट चल रहा था, जो कि ये खबर आने के बाद में भी रोक दिया गया है। और भी बहुत सारे पोर्ट्स उन्होंने डेवलप किए हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोजेक्ट बड़े बड़े ले रखे हैं। सो दैट्स अबाउट अडानी। एनी क्वेश्चंस और एनी थॉट्स ऑन अडानी? एनीवन वुड वांट टू डिस्कस? इंडाइटमेंट, समन एंड अरेस्ट वारंट, दीज आर ऑल द सेम? नहीं 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 यार, ये तो बहुत अलग अलग चीजें हैं। ये बहुत अलग अलग चीजें हैं। कि मैं आपको बताता हूँ इंडाइटमेंट क्या होता है। इंडाइटमेंट तो मतलब चार्जशीट हो गई, चार्ज किया है आपने। दिस इज अ डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज, एंड दे क्रिएट अ डॉक्यूमेंट which they then submit to the court, and then the court calls for the trial and all that. Then the court, अब समन्स, समन तो मतलब ये कि आपको कोर्ट में पेश होने का नोटिफिकेशन होता है। समन इज अ नोटिफिकेशन that you be present at such and such particular time and date at this particular location for being questioned. Okay, that is the questioning phase. That is समन। अरेस्ट वारंट तो मतलब ये कि भाई अब आपको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। Summon is not the same as arrest warrant. Summon is basically asking you to come and give some clarifications or clarify on certain matter. जैसे आपको पता हो कि अरविंद केजरीवाल है हमारे, तो उनके ऊपर वो लिकर उसके अंदर बहुत सारे समन्स आए थे जो लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिए, वो जाते ही नहीं थे। राइट? तो जो आपको जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं वो भी समन दे सकती हैं, जैसे ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, या सीबीआई। तो सीबीआई ने अगर किसी को समन जारी किया है, मतलब क्या है कि आपको बुलाया गया कि भाई आप सीबीआई में इंक्वायरी के लिए आइए इस टाइम पे और इस टाइम पे। दैट इज अ समन। कोर्ट भी आपको समन कर सकता है कि आप आइए यहाँ पे, आपको गवाही देनी है, या आपको यहाँ पे आपको क्लैरिफिकेशन देना है। तो समन कैन बी इशूड बाय एनी सच एजेंसी। अरेस्ट वारंट जो है वो तो आपको कोर्ट देता है पुलिस को कि इनको गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया जाए। सो दैट्स डिफरेंट देन। ओके, ऑलराइट, एनी अदर क्वेरी? ऑलराइट, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अभी एक बहुत बड़ी खबर आई थी कल, आई डोंट नो आप लोगों ने फॉलो किया कि नहीं किया, कि साउथ कोरिया जो है वहां पे एक मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ मतलब क्या होता है कि शूट एट साइट, कोई भी गड़बड़ कर रहा है तो उसको पकड़ के मार दो। कोई कुछ उल्टी सीधी बात तो दिखेगा नहीं, बोलेगा नहीं, सेंसरिंग हो जाएगी, इंटरनेट बंद कर देंगे, ऐसी मार्शल लॉ होता है। तो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने एक मार्शल लॉ का ऑर्डर दे दिया। अब यहाँ पे बड़ी टिपिकल सिचुएशन है साउथ कोरिया। देखो, अलग अलग कंट्री जो होती हैं उनमें जो गवर्नेंस या गवर्नमेंट के मॉडल होते हैं, जो पार्लियामेंट होता है, वो थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है। जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया में अगर हम देखें तो वी हैव अ सिस्टम वेर इन, जो हमारा इलेक्शन होता है उसमें जो भी पार्टी सबसे ज्यादा वोट जीतती है उसका अपना वो लीडर चुनती है, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, एंड दैट प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बिकम द हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। और वही जो पार्लियामेंट में जब रिप्रेजेंटेशन होता है, पार्लियामेंट में हमारे दो हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। राइट? तो ये भी अभी हम धीरे से डिस्कस करेंगे। लोकसभा में जितनी भी सीट है हमारी, राइट, 543, उसके ऊपर चुनाव होते हैं। और जैसे अभी पिछले साल चुनाव हुए थे, 240 सीट्स बीजेपी को मिली थी, और बाकी के पार्टनर के साथ मिलके कोalition बना के एनडीए गवर्नमेंट बना ली। तो दे हैव अ मेजोरिटी इन लोकसभा। वेयर एज इफ यू सी राज्यसभा, तो राज्यसभा में एक अलग तरीके से अपॉइंटमेंट होता है। राज्यसभा इज नॉट लाइक लोकसभा। तो राज्यसभा में कैसे होता है ये हम डिस्कस करेंगे। राज्यसभा इज द अपर हाउस, बट जो बिल्स होते हैं मोस्टली वो सब लोकसभा में होते हैं, और ऑब्वियसली दे नीड अ कंकरेंस ऑफ राज्यसभा ऑल्सो। बट तो इस तरह से हमारी पार्लियामेंट होती है। लेकिन जो यहाँ की पार्लियामेंट है साउथ कोरिया की या कई और कंट्रीज में है, वहाँ पे प्रेसिडेंट का चुनाव अलग होता है और पार्लियामेंट का चुनाव अलग होता है। तो इट कुड बी दैट द प्रेसिडेंट इज फ्रॉम अ पार्टी दैट डज नॉट हैव अ मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। तो इस केस में वही है कि जो पार्लियामेंट है इनकी, यहाँ पे एक ये पिक्चर बनी हुई है, देखो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। इसमें पार्लियामेंट में 300 लोग हैं इनके, और जो पीपल पावर है जो कि अभी यहाँ का प्रेसिडेंट है, वहाँ पे 108 लोग हैं उनके। तो ऐसा भी हो जाता है, तो बाकी ऑपोजिशन में है। तो हुआ ये कि इसने जैसे ही मार्शल लॉ लगाया, वैसे ही 6 घंटे के अंदर पार्लियामेंट बिठा दी गई, और वहां पे इन लोगों ने मिलके इस चीज को इसके अगेंस्ट बोल दिया कि दिस दिस वाज डिफीटेड, दिस थिंग, मोशन ऑफ मार्शल लॉ, एंड देयरफॉर दिस मार्शल लॉ वाज लिफ्टेड आफ्टर 6 आवर्स। तो ये पहली बार हुआ है 40 सालों में कि इन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया।
तो अब हो क्या रहा था कि ये कई सारे जो बजट बजट अपने बिल पास करा रहा था, तो ये जो ऑपोजिशन के लोग इसको पास नहीं होने देते। अब यहाँ पे ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि अगर आपकी पार्टी के सिर्फ 108 है और बाकी की ऑपोजिशन 192, तो आप अगर कोई भी बिल लेके आओगे तो वो तो ये अपोज कर देंगे, राइट। तो ये तंग कर सकते हैं आपको, कोई भी बिल पास नहीं हो देंगे। तो वही हो रहा था। तो देन दिस फेलो सेड दैट दीज गाइज आर बेसिकली ट्राइंग टू काइंड ऑफ अननेसेसरली रूइन द डेमोक्रेसी, और ये इसलिए उसने मार्शल लॉ लगा दिया और वो मार्शल लॉ खत्म हो गया। तो अभी तो फिलहाल देखो सिचुएशन इज एज नॉर्मल, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कल थोड़ी सी इंपॉर्टेंट स्टोरी बन गई थी ये, सुबह तक थोड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी थी, बाद में जब ये मार्शल लॉ हट गया तो फिर ये अभी ठीक है, इट्स ओके। तो इसलिए इसको ज्यादा अभी हम और वेटेज नहीं देंगे, एंड विल सी व्हाट कम्स आउट। देखो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया तो एक बेसिकली अथॉरिटेरियन कंट्री है, किम जोंग अन वहाँ पे जो है वो उसका हेड है। एंड साउथ कोरिया इज अ डेमोक्रेटिक, इज अ लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री। इट इज क्लोज टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, यूएस से क्लोज ही है। नॉर्थ कोरिया टोटली डेड अगेंस्ट, इट्स अ कम्युनिस्ट कंट्री। इनमें आपस में लड़ाइयाँ होती रहती हैं ऑब्वियसली। तो इसने बेसिकली मार्शल लॉ लगाया बोल के कि यार तुम तो नॉर्थ कोरिया की तरफ की तरह काम कर रहे हो, तुम उनको सपोर्ट कर रहे हो, ऐसा करके इसने मार्शल लॉ लगाया। बट देन दैट मार्शल लॉ डिड नॉट वर्क। सो दैट्स अबाउट इट। दिस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। ओके। ये ब्रिक्स क्या है, किसी को पता है व्हाट इज ब्रिक्स? ये यूनियन है ना सर, जिसमें रशिया, ब्राजील, इंडिया और साउथ अफ्रीका है ना। और सी कौन है? ये चाइना। चाइना। चाइना, ठीक है। वेरी गुड। तो ब्रिक्स कंट्रीज जो है, अभी एक ब्रिक्स की समिट हुआ था थोड़े दिन पहले रशिया में, तो मोदी जी भी गए थे। अ, तो इन्होंने एक प्रपोजल निकाला कि हम एक ब्रिक्स की करेंसी बनाते हैं। देखो एक चीज आप समझो, दुनिया में जो डोमिनेटिंग करेंसी है, जिसमें कि 80 to 85% वर्ल्ड ट्रेड होता है, वो है डॉलर। मतलब आज अगर आपकी जेब में डॉलर हैं और आप किसी भी कंट्री में जाके घूम रहे हो, खड़े हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। वहीं पे आप अगर सपोज करो कि रुपया लेके चले जाते हो किसी फॉरेन कंट्री में, और भले ही लाखों रुपए लेके चले गए, लेकिन आपके उस रुपए की कोई वैल्यू नहीं होती, आपका वो रुपया कोई नहीं लेगा। आप अगर किसी रेस्टोरेंट में जाओगे, बोलोगे ये रुपया ले लो, कोई नहीं लेगा। लेकिन आप डॉलर लेके जाओगे तो वो हाथों हाथ मिलेगा। क्यों? बिकॉज डॉलर इज अ वर्ल्ड वाइड ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी, वेयर रुपीज इज नॉट। टोटल ग्लोबल ट्रेड का अगर हम देखेंगे तो रुपये में कितना ट्रेड होता है? 2-4% से ज्यादा नहीं होता। डॉलर 80-85% ट्रेड को लीड करता है। तो अब होता क्या है, देखो कि सपोज करो कि देर इज अ इम्पोर्टर एंड देर इज एन एक्सपोर्टर। लेट्स से देर इज एन exporter called China and there is an importer called India. India places some orders on China, यार मुझे कुछ माल चाहिए तुम्हारे से। चाइना ने इनको माल दे दिया अपना, ठीक है, उठा के। अब पैसा किसको देना है? पैसा इंडिया को देना है इसको। तो क्या इसको इंडिया रुपया देगा चाइना को कि भाई तू मेरे से, मेरे पास तो रुपया है, रुपया ले ले? वो बोलेगा भाई तेरा रुपया तो मैं ले लूंगा, ठीक है, लेकिन उस रुपये का करूंगा क्या मैं? मेरे को जिसको पैसा देना है वो तो रुपया एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, एक्सेप्ट। So I have to have dollar. I mean, I have to have a currency which I can in turn offer it to other people. वो करेंसी कौन सी है? तो वो एक जो करेंसी है वो है डॉलर। डॉलर इज एक्सेप्टेड, दैट्स व्हाई वी हैव टू पे हिम इन डॉलर। तो विच एवर कंट्री वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम, वी हैव टू पे देम इन डॉलर्स। बट ऑब्वियसली अब इसमें होता क्या है कि जब आप डॉलर में ट्रेड कर रहे होते हो तो कहीं ना कहीं आप यूएस के फाइनेंशियल सिस्टम में फंसे हुए हो। बिकॉज ऑब्वियसली डॉलर फ्लो जो होते हैं उसमें कहीं ना कहीं यूएस का कोई इंटरमीडियरी, कोई बैंक, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बीच में आ जाता है। तो यूएस क्या कर सकता है कि अगर आप यूएस की ट्यून नहीं बजा रहे हो तो यूएस आपके चीजों, आपके अगेंस्ट सैंक्शन लगा देगा। सैंक्शन लगा देगा मतलब आपको बैन कर देगा। उसने जो कि रशिया के साथ में किया। जैसे ही रशिया और यूक्रेन का वॉर चालू हुआ, उसने रशिया के सारे एसेट्स फ्रीज कर दिए। रशिया के एसेट्स डॉलर में होंगे बहुत सारे, बिलियंस इन ट्रिलियन बिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर देयर। तो वो एसेट जहां पे भी थे वो फ्रीज हो गए। दैट मीन्स रशिया के नॉट यूज दोज डॉलर्स एट ऑल। है ना, जैसे कि मतलब आपके पास घर में डॉलर ही डॉलर पड़े हुए हैं, लेकिन आपको सैंक्शन कर दिया गया, आप उसको यूज ही नहीं कर सकते हो, तो वो डॉलर किस काम के? तो कोई भी कंट्री जो होगी, दे विल नॉट वांट टू बी इन दैट सिचुएशन वेयर दे आर सो वल्नरेबल दैट इफ अमेरिका वांट्स दे कैन सैंक्शन देम एंड फ्रीज देयर एसेट्स।
अब जैसे इंडिया है, इंडिया का आप सुनते होंगे कि जो हमारा आरबीआई में ग्लोबल जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, तो वी हैव मेनी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, राइट? ऑलमोस्ट 650 बिलियन डॉलर्स करीब, हमारा 700 भी हो गया था अभी शायद, बिलियन डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत जरूरी होता है, बिकॉज आपको जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हो, राइट, वी इंपोर्ट 85% ऑफ आवर ऑयल रिक्वायरमेंट, तो उसके लिए डॉलर देना पड़ेगा आपको। तो हमारे पास में इतना बिलियन डॉलर्स का फॉरेन एक्सचेंज है, उसमें से ऑफ कोर्स नॉट एवरीथिंग इज हेल्ड इन डॉलर्स, मे बी 50% इज हेल्ड इन डॉलर्स। अब सपोज करो रशियन ने, अमेरिका की बात आप नहीं सुन रहे हो, तो उसने फ्रीज कर दिया, सैंक्शन कर दिया, तो आपके तो वहीं खत्म हो गए ना वो। तो यू वुड नॉट वांट टू बी इन अ सिचुएशन वेर यू आर सो वल्नरेबल टू वट एवर अमेरिका वांट्स। तो आप चाहोगे कि यार एक कोई ऑल्टरनेटिव मिले हमें। तो जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं सभी सेम सिचुएशन में हैं। ब्रिक्स में रशिया हो गया, ब्राजील हो गया, इंडिया हो गया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये आपस में मिलके सोचते हैं कि यार हम एक ब्रिक्स की करेंसी स्टार्ट करते हैं, विच कैन रिप्लेस डॉलर टू सम एक्सटेंट। That means within our own country, if we import, export something, then we can use this currency to pay each other. So our dependence on dollar will reduce. तो इसमें आप क्या कर रहे हो? इसमें आप डॉलर की जो हेजीमनी है, जो उसकी सुप्रीमेसी है, उसको आप चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हो। अब ट्रम्प आ गया है वहां पे, राइट नाउ ट्रम्प इज ऑल सेट टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जैसा कि ये लिखता है यहाँ पे अपने टोपे पे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो वो बोलता है कि यार ये डॉलर जो है, इसको तुम कमजोर करने की बात कर रहे हो, आओ मेरे सामने, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। देखो, करेगा नहीं करेगा, क्या करेगा ये अलग चीज है। एक चीज होती है पोस्चरिंग। पोस्चरिंग मीन्स सेइंग समथिंग जस्ट टू साउंड गुड, ताकि आपका वोट बैंक जो है, या आपके लोग जिसने आपको वोट करके वहां पहुंचाया है, वो खुश रहे। तो एक चीज पोस्चरिंग होती है। तो ट्रम्प है थ्रेटन्ड कि यार तुम अगर ब्रिक्स की कंट्री वाले अपनी ब्रिक्स की करेंसी लाओगे तो 100% टैरिफ। अब टैरिफ क्या होता है? टैरिफ इज बेसिकली इम्पोर्ट ड्यूटी। तो ये चीजें हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो रोक के। आई एक्सप्लेन टू यू इन मोर डिटेल, बट वी शुड नो दिस। इम्पोर्ट ड्यूटी क्या होती है? सपोज करो यू सेंड 100 रुपी वर्थ ऑफ मटीरियल टू यूएस। नाउ यूएस विल लेवी सम इम्पोर्ट ड्यूटी। जैसे आपके इंडिया में कोई माल आता है तो आप इम्पोर्ट ड्यूटी लगाए थे ना उसके ऊपर, 20%, 30%, 40%, तो महंगा हो जाता है वो। तो ऑब्वियसली अगर कोई कंट्री इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी अपने यहाँ पे, तो बाहर से आने वाली चीजें महंगी हो रही हैं। तो दैट मीन्स कि हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो बेचारे नुकसान में आ जाएंगे, क्योंकि उनकी चीज बहुत ही अनकॉम्पिटिटिव हो जाएगी। तो ट्रम्प बोल रहा है कि मैं, अगर आपने ब्रिक्स करेंसी वालों, तुमने अगर मेरी बात नहीं सुनी, और अगर तुमने फिर भी ब्रिक्स करेंसी वरेंसी लेके आए, तो मैं तुम्हारे ऊपर 100% लगा दूंगा। तो तुम्हारा 100 रुपए का मटेरियल जो आज यहाँ 100 रुपए में आता है, वो 200 का हो जाएगा। तो ऑब्वियसली फिर तुम बेच नहीं पाओगे और तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। सो दिस इज वॉट ही इज थ्रेटनिंग, राइट? ही डज नॉट वांट पीपल, ब्रिक्स पीपल टू come up with their own currency. So this is what he is saying, right? So he demanded a group of developing countries commitment to the use of US dollar as their reserve currency and threatened to impose a 100% tariff if they attempt to abandon. The idea is that BRICS countries are trying to move away from dollar while we'll stand by and watch it over. तो ये जो है ये खत्म हो गया है। उसने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखा है। ये जो ब्रिक्स है, इसके अंदर अब ये कंट्रीज भी धीरे धीरे आ गई है, ईरान, इजिप्ट और ये सब भी आ रही है। ये ट्रम्प ने ट्वीट किया, ये लिखा है। अब ये क्यों जरूरी है? तो इसके हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट है। ये जो कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने बताया आपको कि 2022 में ये काफी ज्यादा स्टीम आई इसको, क्योंकि यूएस ने मैसिव इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए रशिया के ऊपर। तो जो ब्राजीलियन प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि देखिए हमें एक ऑल्टरनेटिव चाहिए इसके लिए। तो उन्होंने कहा कि हम एक नई ब्रिक्स करेंसी लेके आते हैं, इंक्रीजेज आर पेमेंट ऑप्शन, रिड्यूसेज आर वल्नरेबिलिटी। तो ये एक कुछ ब्रिक्स करेंसी का किसी ने फोटो वोटो भी बना दी है। इसमें ये सब कंट्री के नक्शे बना दिए, मैप बना दिए हैं। ये देखो, ये भारत हो गया, ये चाइना हो गया, और ये साउथ अफ्रीका हो गया, और ये हो गया, ये सबके नक्शे बन गए यहाँ पे। कलरफुल मॉकअप, ये मॉकअप मतलब एक मॉक टाइप का एक बना दिया था करेंसी। तो इसके अंदर, अब ये एक मॉक था, मतलब ये कोई एक्चुअल नहीं है, ये किसी ने ऐसे ही बना दिया, लेकिन वहां पे लग रहा है लोगों को कि ये वाकई में बन गया। तो लेट मेनी टू बिलीव दैट ब्रिक्स हैड ऑफिशियली लॉन्च्ड जॉइंट करेंसी। ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि कोई ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुई। यस नित्यानंद। सर अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई तो ये रुपीस को रिप्लेस कर देगी? नहीं 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 मतलब नहीं इंडिया। नहीं नहीं नहीं। इंडिया में, इंडिया के अंदर क्यों रिप्लेस हो जाएगा? ये एक बेसिकली यूज होगी आपको मे बी एक्सपोर्ट कर रहे हो आप उसके लिए,
अब वो क्या करेंगे, क्या मैकेनिज्म है, देखो किसी को नहीं पता है। हाँ, हो सकता है रिप्लेस कर, मतलब कि आई डोंट नो, बट देन सी देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स ना। आप सारी कंट्री की करेंसी एक थोड़ी हो सकती है, क्योंकि कोई कंट्री अपने यहाँ पे एक करेंसी को जो है रेगुलेट करता है, वो भी एक अलग इशू है। किसी के अंदर कन्वर्टेबिलिटी ज्यादा होती है, किसी के अंदर कन्वर्टेबिलिटी कम होती है। तो एक ही करेंसी सभी की कंट्री में पूरी हो जाए, वो भी नहीं है। ये एक क्या इतना किसका किसका कितना लिमिटेशन है क्या नहीं है वो नहीं पता, क्योंकि ये जस्ट अब अभी मतलब बातें हैं, ये कोई रियलिटी नहीं है। लेकिन इसको ऐसा प्रेजेंट किया दिया है कि यार ये तो आने वाली है। ये जो इन्होंने थोड़ा बहुत नाटक किया, ऐसा एक पिक्चर बना दी, तो इससे लोगों को लगने लगा कि आने वाली है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये बोल रहे हैं ना ऑफिशियल्स, ऐसा कुछ नहीं है। करेंसी दैट पुतिन इज होल्डिंग इज द मॉकअप ऑफ अ ब्रिक्स बिल एट द कजान समिट। तो ये एक एंथुजियास्ट ने एक ऐसे बनाया है, इट इज नॉट एन ऑफिशियली अडॉप्टेड करेंसी नोट। तो ये ग्लोबल एंटिसिपेशन है, जैसे ये पुतिन की फोटो आ गई कि इसने ये पकड़ा हुआ है हाथ में। तो ये जस्ट एक मॉकअप है, मतलब ये एक सिर्फ दिखाने के लिए, दिस इज नॉट रियली द रियलिटी। अब यहाँ पे आप देखोगी, सॉरी। हम्म 88%, देखो मैं 85 बोल रहा था, 88% इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो यूएस डॉलर में होते हैं, और डॉलर अकाउंटिंग 58% ऑफ ग्लोबल एक्सचेंज रिजर्व्स। ड्यू टू डॉलर्स एक्सटेंसिव यूज, यूएस enjoys a disproportionate sway over the other economies. Yet the move to de-dollarization has got accelerated following the Russian invasion of Ukraine. अगर ट्रम्प ने 100% टैरिफ लगा दिया तो क्या होगा? देखो हमारा जो ट्रेड है यूएस के साथ में बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट इंडिया का और यूएस का ट्रेड एक ट्रेड, हमारा ट्रेड सरप्लस है। ट्रेड सरप्लस क्या होता है? किसी कंट्री को आप ज्यादा एक्सपोर्ट करते हो, कम इंपोर्ट करते हो, दैट इज ट्रेड सरप्लस। ट्रेड डेफिसिट इज व्हेन यू इंपोर्ट मोर फ्रॉम सम कंट्री रादर देन एक्सपोर्ट। इंडिया का चाइना से, रशिया से और बहुत सारी कंट्री से जबरदस्त ट्रेड डेफिसिट है। दैट मीन्स वी इंपोर्ट मच मच मोर। बट एक यूएस ऐसी कंट्री है जिससे हमारा ट्रेड सरप्लस है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ से हम जो सॉफ्टवेयर, हमारा जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है वो मोस्टली यूएस को होता है। हमारी जो भी आईटी कंपनी है, 60 to 65% इनका जो रेवेन्यू आता है वो यूएस से आता है। तो हमारा जो ट्रेड सरप्लस है वो यूएस से काफ़ी ज़्यादा है, और ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ता भी है। ये मशीनरी, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इसमें भी बढ़ता जा रहा है। तो द पॉइंट इज कि अगर उसने 100% टैरिफ लगा दिया तो हमें बड़ा नुकसान होगा। ये होगा नहीं, देखो ये सब चीज़ें होती नहीं है, ये बोलने के लिए होती है, धमकाने के लिए होती हैं। रियलिटी में इसका होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हाउ एग्जैक्टली यूएस इज बेनिफिटिंग फ्रॉम डॉलर बीइंग द मेजर करेंसी इन इंटर कंट्री एक्सचेंजेस? ओके, तो एक क्वेश्चन है कि यूएस को क्या फायदा अगर डॉलर, देखो यूएस को क्या फायदा है, क्योंकि यूएस, सपोज करो आपके घर की करेंसी अगर चल जाती है दुनिया में, है ना, सपोज करो मैंने एक करेंसी निकाली एस, नाउ दिस करेंसी इज ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी। तो मेरे को क्या फायदा है पता है इसका? कि मैं जितनी चाहूँ छाप सकता हूँ, मेरे तो घर की ही करेंसी है। तो मैं अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जितनी करेंसी चाहूँ छाप। हाँ, उससे जो साइड इफेक्ट होते हैं करेंसी छापने के, इन्फ्लेशन और ये सब, वो अलग चीज है, लेकिन थियोरेटिकली आई कैन प्रिंट एनी अमाउंट ऑफ मनी एंड सर्कुलेट इट। तो मैं तो रिच पे रिच होता जा रहा हूँ ना, मतलब कंपेयर टू दी अदर्स माई बाइंग पावर इज मच मच मोर देन। तो अगर उसकी डॉलर जो है वो अगर दुनिया भर में प्राइम करेंसी है, तो एक तो सबसे पहले ये है कि वो कुछ भी कर सकता है इन टर्म्स ऑफ प्रिंटिंग। सेकेंड, उसका कंट्रोल, उसका कंट्रोल जो है वो दूसरी इंस्टीट्यूशन के ऊपर बहुत ज्यादा हो गया ना। क्योंकि डॉलर जो है और डॉलर कहीं ना कहीं इसमें क्या है ना, एक ग्लोबल मोड होता है, स्विफ्ट बोलते हैं इसको। ओके, देयर इज जो एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसके लिए एक स्विफ्ट सिस्टम यूज किया जाता है। तो स्विफ्ट सिस्टम जो भी यूज करता है, वो ऑब्वियसली डॉलर डोमिनेटेड है, तो इसके कंट्रोल यूएस के पास में है। तो जो भी इंटरनेशनल ट्रांसफर्स होते हैं पैसे के, देखो अगर सपोज करो किसी कंट्री ने किसी से इंपोर्ट किया है, तो उसको ऐसा थोड़ी कि वो कैश सूटकेस में लेके जाके कैश पे कर रहा है वो। दोज आर इंटरनेशनल ट्रांसफर्स दैट हैपन, राइट? यू आर पेइंग, सपोज इंडिया ने रशिया से कुछ माल खरीदा, अब समझो उसको पैसे देने हैं, उसको $500 मिलियन पे करने हैं, इंडिया को, यूएस को, रशिया को। तो कैसे, ऐसे थोड़ी कि बक्से भर के लेके जाएगा और उसको $500 मिलियन दे देगा। दे विल अरेंज फॉर अ वायर ट्रांसफर या इंटरनेशनल ट्रांसफर जो होता है। तो वो ट्रांसफर कौन सी एजेंसी करती है? उसके लिए एक स्विफ्ट सिस्टम है। तो अगर आप डॉलर में ट्रांजैक्ट कर रहे हो तो आपको इसके थ्रू करना पड़ेगा, और इसके ऊपर यूएस की पकड़ है। जैसे ही उसने उसने यहाँ पे बोल रखा है कि यूएस
अगर किसी भी कंट्री से रशिया की तरफ कोई डॉलर जा रहा है उसको वहीं रोक दो, दिस ट्रांजैक्शन शुड नॉट गो थ्रू, दैट मीन्स नो कंट्री कैन गिव एनी मनी इन डॉलर्स टू रशिया। तो मतलब यूएस को बेनिफिट ये है ना कि उसने आज जिसका चाहे गला दबा दिया, जब चाहो जब गला दबा दिया। दैट इज वाई पीपल वांट दी अदर करेंसी कि यार अगर मुझे रशिया के साथ में ब्रिक्स करेंसी आ गई तो ठीक है भाई, मैंने इसको ब्रिक्स में पे कर दिया जो भी अमाउंट है। फिर इसने रशिया को जो चाहिए माल किसी से खरीदना है चाइना से, तो उसने ब्रिक्स में चाइना से भी खरीद लिया। सो यू आर circumventing this SWIFT and this dollar system. So it is in the interest of course the BRICS countries। हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि आप ब्रिक्स जो है वो ब्रिक्स भी आपस में बहुत बड़ा ग्रुप है एक, अगर ऐसा देखा जाए तो। जैसे आज अगर हम इनकी ग्लोबल पावर देखें तो चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, रशिया इज ऑफ कोर्स नॉट एज बिग बट ये भी एवर्जिंग है। ओवरऑल ट्रेड कितना होता है ग्लोबली इनके थ्रू, तो ऐसा भी नहीं है कि मेजोरिटी होता है, नहीं होता है, अभी भी नहीं होता है। तो धीरे धीरे इनकी हेफ्ट बढ़ेगी तो ब्रिक्स करेंसी आने से ज्यादा फायदा होगा, लेकिन अभी ब्रिक्स करेंसी थोड़ा सा हवा में है। Can we say that de-dollarization will impact the petrodollar? Petrodollar, de-dollarization will impact पेट्रो डॉलर। देखो पेट्रो डॉलर मतलब क्या होता है? पेट्रो डॉलर मतलब ये है कि जो ये हमारी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, ये सऊदी अरेबिया और कतर और दोहा और ये सब जो ये जो ऑयल रिच कंट्रीज है, बहरीन बहरीन, जो अपना ऑयल से इनकी इकोनॉमी चलती है, तो दे अर्न इन डॉलर्स। तो अब US is the biggest, one of the biggest consumers of oil, and of course China is also another biggest consumer. But the point is China जो है अपना सारा का सारा अब जो ऑयल है मोस्टली वो रशिया से लेते हैं। ओके, एंड जो जो ये कंट्रीज हैं सऊदी और ये, तो ये भी दे रही हैं, सब जगह दे रही हैं ऑफ कोर्स। बट द पॉइंट इज कि इससे डी डॉलराइजेशन से उनको भी फर्क तो थोड़ा पड़ेगा, उनको भी थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अगर करेंसी चेंज कर रहे हो तो इट डज नॉट मीन दैट ऑयल सप्लाई की इक्वेशन चेंज हो रही है। ऑयल सप्लाई की इक्वेशन तो सेम ही रहेगी, जो एक रिस्पेक्टिव किसी भी कंट्री का शेयर है ऑयल में वो सेम रहेगा, तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट ट्रम्प्स imposition of 100% tariffs on India and against ब्रिक्स करेंसी के जो लोग। तो आई होप कि ये चीज हमें समझ में आ गई। आगे चलते हैं। Sir, sir, I have a doubt. हाँ बोलो। Sir, like, what was the main motive of BRICS? Like, it is the main motive is like we have to stand against dollar and our imports and exports should be in our currency, or there is any other नहीं, motive of BRICS? यू सी यू डोंट वांट टू बी वल्नरेबल टू यूएस एक्शंस। मतलब यूएस कह रहा है आज कि नाचो, ठीक है, और हम अगर नहीं नाच रहे हैं तो वो कह रहा है मैं तुम्हारे अगेंस्ट सैंक्शन लगा दूंगा, मैं तुम्हारा डॉलर का ट्रेड खत्म करा दूंगा। तो इस सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि आज हम उसकी गिरफ्त में हैं, जैसे रशिया इसकी गिरफ्त में था, राइट, रशिया वॉज वल्नरेबल टू इट and therefore it sanctioned Russia. Now US is not the policeman of the world, na? That US decides that which party is right, which party is wrong, whether it is Russia's fault that it has attacked Ukraine or it is Ukraine's fault or it is somebody else's fault. Who is US to decide? But US has imposed the sanction on Russia. It shows that US is considering itself to be the police and the judge of the whole world. तो वो सिचुएशन नहीं आए। हम एक सॉवरिन कंट्री है, चाइना इज अ सॉवरिन कंट्री, Russia is a sovereign country. We take decisions to suit our own interest. If US doesn't like, then so be it. But if we are vulnerable to US or whatever US does, then we would not like to be in that situation, ना। तो इसीलिए तो ब्रिक्स करेंसी का ये कॉन्सेप्ट उठ के आया है कि हमें हमारे पास ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, राइट, ताकि कल को हम उस Uh, बिल्कुल में ना फंसे रहें। Sir, so like BRICS currency is a new concept, but a formation of BRIC organization is pretty old. नहीं Like नहीं, it is of फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक्स इज प्रीटी ओल्ड, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ब्रिक्स हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर 15-20 years. But BRICS currency was never being talked about. See, any of these associations जो बनते हैं, ब्रिक्स बन गया, नेटो, ये जो कंट्रीज के बीच में क्वाड है, I2U2, ऐसे बहुत सारे आप नाम सुनोगे कि जो कंट्रीज के अलायंसेस बनते हैं। तो ये अलायंसेस मल्टीपल पर्पस के लिए बनते हैं। इसको अलायंसेस को बनने से ट्रेड फैसिलिटेट होता है, सिक्योरिटी के इश्यूज जो होते हैं आपस में वो रिजॉल्व होते हैं, राइट, योर डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द कंट्रीज इंप्रूव, देयर आर सो मेनी commonalities which are there between these countries, so they can address all those challenges together. तो इस तरह से ये ग्रुप बनाए जाते हैं।
तो ये जो इमर्जिंग कंट्रीज का ग्रुप बना था, इसको पहले इमर्जिंग इकोनॉमीज बोलते थे, बाद में ब्रिक्स बना दिया इसको, और अब इसमें और भी कंट्रीज आ गई हैं। तो ब्रिक्स हैज बीन देयर इन एग्जिस्टेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट दिस ब्रिक्स करेंसी इज बीइंग टॉक्ड अबाउट आफ्टर पीपल हैव सीन दैट व्हाट यूएस कैन डू इफ यू डोंट फॉलो इन लाइन विद देम, कि यूएस की बात अगर नहीं मानोगे तो आपको क्या सजा दे सकता है वो। इसको देखते हुए लोगों ने कहा कि अब हम क्यों ना एक ब्रिक्स करेंसी बनाए। अभी देखो ये भी एक, मेरे हिसाब से, ठीक है, मेरे हिसाब से ये भी एक अभी बहुत फार फेचेड आइडिया है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एनिमल हैं। एक एनिमल सबसे बड़ा है चाइना। चाइना इज नॉट एट ऑल अ ट्रस्टवर्दी पार्टनर। चाइना इज मच मोर डेंजरस देन यूएस। चाइना कब क्या कर दे आप किसी को नहीं पता। आपने पता पड़ा एक ब्रिक्स करेंसी बना ली बढ़िया, और आपने अपने रिसोर्सेज उसमें लगा दिए, और पता पड़ा यही जो है वो आपको पीछे से चुरा भोग गया। चाइना तो छुरा भोगता ही ना, हमारे हमारे पास ऊपर से नीचे सियाचिन से लेके और अरुणाचल प्रदेश से लेके, वो तो वो कितनी लड़ाइयाँ करता रहता है हमारे से वो बॉर्डर के ऊपर। अब जाके सिचुएशन थोड़ी रिजॉल्व हुई है, आपने पढ़ा होगा कि अभी जाके सिचुएशन नॉर्मलाइज हो रही है बॉर्डर पे हमारे चाइना से। अदरवाइज चाइना से हमारे डिस्प्यूट, बाउंड्री डिस्प्यूट तो कितने हो चुके हैं, वॉर भी हो चुकी है। तो द पॉइंट इज, कैन यू ट्रस्ट? सो कई चीजें जो है ना वो देखने में, बोलने में और इसमें बड़ी अच्छी लगती हैं, बट उसमें भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। सो इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड, इज व्हाट आई एम सेइंग। ओके। All right. Any other questions here before we go to the next story? चलो आगे चलते हैं। नाउ देखो ये एक और नया फ्रंट खुल गया वॉर का। अभी तक let's say how many wars were happening, because now this could be a very very pertinent question in group discussion or any kind of extempore or even person interview, that do we see a third world war in horizon? क्या हमें थर्ड वर्ल्ड वॉर सामने आता नजर आ रहा है, या द सिचुएशन टुडे कुड इट लीड टू थर्ड वर्ल्ड वॉर? इसके ऊपर आपके व्यूज पूछे जा सकते हैं आपसे। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन सी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, कौन कौन से प्लेयर्स उसमें इन्वॉल्व हैं, और अब और नई कॉन्फ्लिक्ट कौन सी खुल गई है और या खुल सकती हैं। सो सिचुएशन इज बिकमिंग ग्रिम, नो डाउट, मोर एंड मोर ग्रिम। तो अभी अगर हम देखें तो सबसे, जैसे 2022 में रशिया यूक्रेन, ठीक है, ये तो अभी मामला सलटा ही नहीं है टोटली। अब जाके ट्रम्प बोलता है कि मैं इसको सलटा दूंगा, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट अभी तक तो ये चल रहा है। इसके बाद में इसराइल और हमास, राइट, इसराइल वर्सेस हमास। नाउ दिस स्टार्टेड ऑन October 7, 2023। इसको भी साल से ऊपर हो गया। दिस हैज नाउ फ्लेयर्ड अप एंड इट हैज नाउ एनगल्फ्ड इसराइल वर्सेस लेबनान, मतलब हिजबुल्लाह। अभी मैं आपको ये हिजबुल्लाह, हमास और ये सब बताता हूँ ये कौन है। उसके बाद में इसराइल वर्सेस हुथीज समझ लो, या फिर हुथीज भी एक ग्रुप है इसके अंदर। ये तो चल ही रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में अब ये नया फ्रंट खुल गया है, यहाँ पे ये सीरियन रेबल्स आ गए। अच्छा, इसराइल वर्सेस ईरान, सॉरी, इसराइल वर्सेस ईरान, ये भी बहुत फेयर अप हो गया है। ये सब बेसिकली ईरान के ही पार्टनर्स हैं, क्योंकि दीज आर ऑल ईरान के ही प्रॉक्सीज हैं। ये है सब ईरान के ही बिहाफ पे सब अटैक करते हैं इसराइल के ऊपर, बिकॉज इसराइल और इनको इनको फूटी आग नहीं सुहाता है। अब एक दिन हम बैठ के इसराइल के ऊपर डिस्कस करेंगे काफी डिटेल में, ये जो इसराइल का जो स्टेट फॉर्मेशन हुआ था, ये व्हाट इज दिस प्रॉब्लम ऑल अबाउट द इसराइल वर्सेस अरब। इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, राइट। देयर हैव बीन वेरियस लैंडमार्क wars also, and then some accord also, and then why have they reached this situation? People in the Arab world, they cannot tolerate Israel, right? तो इनफैक्ट वाई जस्ट अरब वर्ल्ड, इवन एंटी सिमेटिक जिसको बोलते हैं वो दुनिया भर में इस तरह की। और ये तो हिटलर ने भी शुरू किया था, आपको पता ही है, हिटलर ने सारे ज्यूज को मरवा दिया था, कोशिश की थी मारने की। तो ये काफी टाइम से चली आ रही है। तो ये लड़ाइयाँ चली रही हैं, दीज आर ऑल ऑलरेडी गॉन। नाउ देयर इज सीरिया इशू। सीरिया की लड़ाई ऐसा नहीं खत्म हो गया था। सीरिया में जो अनरेस्ट है और जो ये जितना भी चल रहा है, ये काफी टाइम से चल रहा है। तो ISIS वहाँ पे जो है, राइट, इस्लामिक स्टेट, so they had basically taken hold of this particular place, uh, many of the places here। भाई ये कोई ना म्यूट कर लो यार। हम्म। सो अब यहाँ पे देखो इक्वेशन क्या है कि ये ISIS वालों ने वहां पे कब्जा कर रखा था सीरिया में कई सारी जगहों पे। वहां पे फिर जो उसका जो अभी करंट रूलर है बशर अल असद, तो बशर अल असद ने ईरान और रशिया के साथ मिलके इनको भगा दिया था वहां से, मतलब देट ही टुक द हेल्प ऑफ ईरान एंड रशिया।
एंड एंड एक्सपेल्ड और डिस्पेल्ड दीज गाइज फ्रॉम देयर, एंड थोड़ा बहुत कंट्रोल चीजों के ऊपर आ गया था। लेकिन अब रिसेंटली पिछले दो एक हफ्ते पहले ये जो रिबेल्स हैं ये फिर आ गए वहां पे, और उन्होंने फिर से एलेप्पो के ऊपर कब्जा कर लिया। ये एलेप्पो वही है, आप लोगों में से अगर याद हो आप लोगों को तो, एक अलादीन की स्टोरी आई थी, एक कैट 2019 के पैसेज में, जिसमें वो दियाब था जो कि एलेप्पो से आया था, और उसने अब स्टोरी बनाई यस थी। सर, जो वेनिस में जो उन लोग हम्म इंटरेक्शन किया था उनको, उसका वो स्टोरी। वही राइट। स्टोरी। हाँ। याद है ना? तो अलेप्पो ये वो जगह है सीरिया में। तो वहां पे आईएसआईएस वाले लोगों ने, जो उनके रिबेल है, आईएसआईएस नहीं बोलेंगे, अब उनको कुछ और बोलेंगे, वो रिबेल ने आके कब्जा कर लिया, और अब वहां पे फिर से फ्लेयर अप हो गया। अब इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि ये टर्की इनको हेल्प कर रहा है। टर्की का जो एर्डोगन है, जो प्रेसिडेंट है, वो इनको हेल्प कर रहा है। सर हाँ बोलो। वहां तो तीन ग्रुप है ना सर, एक ये फ्री सीरियन आर्मी है, एक कुर्दिस्तान आर्मी है जो वहां पे कुर्दिस्तान कंट्री बनाना चाहती है, और एक अपना जो टर्की जिसको सपोर्ट कर रहा है, तीन चार रेबल ग्रुप्स वर्क यस कर रहे हैं। यस। तो ये जो रेबल ग्रुप्स है ना, पहले तो ये आपस में लड़ रहे थे, खुद भी लड़ते थे ये, लेकिन अब ये यूनाइट हो गए हैं। ओके, अब ये यूनाइट हो गए, और ऐसा समझ में आता है कि टर्की का एर्डोगन जो है वो इनको सपोर्ट कर रहा है। देखो, इसमें एक आपको चीज समझ में आनी चाहिए, जैसे ईरान, ठीक है, और ये जो बशर अल असद है, ठीक है, ये जिस ग्रुप को बिलोंग करता है, ये है शियाज, और जो यहाँ रिबेल्स हैं ये है सुन्नीज। तो ये शिया और सुन्नी की लड़ाई है, वो जो कुर्दिस्तान की जो बात कर रहे हो आप, और जो, क्योंकि ये इराक वाले हैं, इवन जो आईएसआईएस था ये वहां पे ओरिजिनेटेड था, इराक में। तो ये एक शिया सुन्नियाइट की बेसिकली लड़ाई लड़ाई है। और ये जो एर्डोगन है, ये बेसिकली क्या है, क्या चाहते हैं, अभी देखो ईरान जो है वो अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड में हेड मानता है इसका, राइट। तो ये जो है, ये एर्डोगन जो है, ये अपने आप को कैलिफेट बनाना चाहते हैं, खुद ये सुप्रीम पावर बनना चाहते हैं। तो ये सपोर्ट कर रहे हैं अभी इन रेबल्स को। ओके, ये यहाँ पे ये स्टोरी आ रही है कि एर्डोगन उनको हेल्प कर रहा है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं, मतलब बहुत सारे प्लेयर्स आ गए। अब कोई बोलेगा इसमें रशिया क्या कर रहा है यहाँ पे आईएसआईएस में, वाई डिड इट हेल्प बशर अल असद। कोई बोलेगा कि इसमें ईरान कहाँ से आ गया, राइट। तो ईरान इसलिए आ गया क्योंकि ईरान शियाइट्स है, राइट। तो ये ईरान और रशिया की हेल्प से इन्होंने जो भी रिबेल्स थे उनको पहले भगा दिया था। रशिया इसमें इसलिए आ गया बिकॉज इसमें ये जो रिबेल्स थे इनको यूएस का सपोर्ट था। तो रशिया डिड नॉट वांट दिस आल्सो टू बिकम कंट्रोल्ड बाय यूएस। तो यूएस का भी इसमें एंगल है। तो बहुत सारे एंगल है, अब इसराइल का भी एंगल आ जाएगा। तो अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है हमको, हमको सिर्फ ये देखना है कि सीरिया में एक और चीज उठ के आ गई है, जिसके कारण सिचुएशन इन मिडिल ईस्ट इज बिकमिंग ऑल ऑल द मोर ग्रिम। तो अब देखो, अमिड्स इसराइल वॉर ऑन गाजा एंड लेबनान, इसके ऊपर हम डिटेल में किसी और दिन भी बात करेंगे कि ये हमास क्या है, राइट। हाउ इज हमास डिफरेंट फ्रॉम पैलेस्टाइन, वी शुड नो दैट। व्हाट इज Hezbollah डूइंग इन लेबनान। लेबनान बेसिकली इज नॉर्थ ऑफ इसराइल, राइट। वहां पे उनका वॉर चल रहा है, अनदर मेजर कॉन्फ्लिक्ट इन मिडिल ईस्ट। सीरियन सिविल वॉर विच हैज बीन रेजिंग फॉर द लास्ट 8 years डिड नॉट रिसीव मच अटेंशन। तो सीरियन सिविल वॉर जो था वो थोड़ा डाउन उसमें आ गया था। बट इन अ मेजर डेवलपमेंट, रेबल फोर्सेज हैव नियरली कैप्चर्ड Aleppo, मार्किंग द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ रेबल एंटरिंग सीरियन सिटी आफ्टर गैप ऑफ नियरली 8 years। 8 साल के बाद में ये रेबल्स वापस आए। तो इसमें ये कहा जाता है, देखो, जो बशर अल असद है जो कि सीरिया को भी रूल कर रहा है, कुछ पार्ट, सारे नहीं, उसको हेल्प थी ईरान से और रशिया से। नाउ इफ यू सी, रशिया इज ऑलरेडी सो मच एंगेज्ड इन द वॉर विथ यूक्रेन। मतलब देखो, हर कंट्री के पास में रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ मैन पावर और इट इज इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट और एम्युनिशन, आर्म्स, वट। तो आप अगर इस फ्रंट के ऊपर 2.5 3 साल, 3 साल हो जाएंगे इनको फरवरी में, एंड नाउ दे आर इनफैक्ट इवन टेकिंग हेल्प ऑफ नॉर्थ कोरिया, दे आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम हियर देयर। तो आपका पूरा जो फोकस है वो यहाँ पे है। यहाँ पे आपके सीरिया में रिसोर्सेज ही नहीं है। सिमिलरली ईरान जो है वो इसराइल के साथ में अलग अलग फ्रंट पे वॉर खोल के बैठा हुआ है। तो जब इन दोनों की दूसरी जगह पे मेजर वो चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इनका फोकस कम है। तो इसलिए रेबल्स ने ये मौका ढूंढा और उन्होंने वापस से इसके ऊपर अटैक कर दिया। दैट इज द रीजन। तो ये आपको थोड़ा सा डायग्राम से समझ में आएगा, मैप से समझ में आएगा। ये सीरिया है, ये अलेप्पो है, और यहाँ पे टर्की है इधर ऊपर इसके।
इस तरीके से ये लेबनान है, यहाँ पे इधर इसराइल है, और तो ये एक छोटा सा मैप है सीरिया का। तो 326 किल्ड, 327 किल हो गए यहाँ पे फॉल ऑफ एलेप्पो। और ये आपको डिटेल बताए जाएंगे यहाँ पे। फर्स्ट टाइम सिंस 2016 when they were pushed back by President Bashar al-Assad forces with the help of Iran and Russia. However, recent escalation suggests that rebels have regrouped and once again moving towards their intended goal of overthrowing the Assad regime. तो ये चाह रहे हैं कि असद की regime जो है वो खत्म हो जाए यहाँ पे। The resurgence of rebel forces is largely due to support and policies of Turkish President Erdogan, ऐसा लग रहा है लोगों को। तो एर्डोगन ने कैसे एडवांटेज उठाया, क्योंकि रशिया जो है वो यूक्रेन से लड़ा भिड़ा बैठा हुआ है, और ईरान जो है वो अपना इसराइल के साथ में भिड़ा बैठा है। तो इसलिए एर्डोगन को अपॉर्चुनिटी मिल गई टू रीकिंडल द रिबेलियन अगेंस्ट बशर अल असद एंड इसकी एलाइज रिमेन एम्ब्रॉयड इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स। तो वही है कि मतलब ये लोग अपनी दूसरी फाइट फाइट कर रहे हैं, तब तक हम फायदा उठा लेते हैं मौके का। तो इज एर्डोगन सपोर्टिंग जिहादिस्ट ग्रुप्स? तो ये सिमोन लिडेन करके एक मिडल ईस्ट एक्सपर्ट हैं, ये कह रही है कि ये डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं सुन्नी के जिहादिस्ट ग्रुप जो है सीरिया में। और इनकमिंग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन विल हैव टू एड्रेस टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि व्हाट हैपेंस टू असद रेजिम, उसका क्या होगा, और उसके बाद में हाउ रशिया विल रिस्पॉन्ड टू टर्कीज ग्रोइंग पावर। रशिया वांट्स असद टू सर्वाइव, who is very important from a strategic point of view. टर्की wants to appoint itself as caliph of Muslim nations, especially the Sunnis. टर्की जो है वो चाहता है कि हम हेड बन जाएं इनके। तो ये काफी वोलेटाइल सिचुएशन होने वाली है। विल द सीरियन वॉर शिफ्ट द बैलेंस? इजराइल कुड अगेन इमर्ज एज अ मेजर प्लेयर। अगर ईरान वीकन हो गया तो रशिया जो है वो फिर इसके पास जा सकता है, इसराइल के पास। मतलब खिचड़ी है, एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड। एक तरफ इसराइल ईरान से लड़ रहा है, अब इसराइल जो है वो अगर रशिया के साथ मिलके सीरिया को बचाएगा तो इट इज लाइक प्लेइंग द रोल ऑफ ईरान। तो काफी खिचड़ी वाली बात। सो एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, दिस इज अनदर वॉर दैट इज लूमिंग इन फ्रंट ऑफ अस। तो अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं कि डू यू थिंक दैट थर्ड वर्ल्ड वॉर इज इमिनेंट, तो व्हाट विल बी योर आंसर? क्या सोच समझ के जवाब दे सकते हैं, बताइए। Anyone would like to take this question? You can give reasons why it seems it can happen, why it cannot happen. मतलब देखो, आप लोगों को एक चीज और बता दूं मैं, जैसे आपको अगर ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है या किसी भी तरह की डिस्कशन में, सो वन थिंग विच यू मस्ट नॉट डू इज कम विद अ प्री कंसीव्ड माइंडसेट। जैसे मतलब अभी मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा और फिर उसके बाद में जब हम ग्रुप डिस्कशंस करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि दैट हाउ पीपल very very easily fall into that, I would not call it trap, but I would say into the fallacy. सपोज करो मैं आपको एक टॉपिक देता हूँ कि शुड सोशल मीडिया बी बैंड फॉर चिल्ड्रन younger than 16? Suppose this is the topic of group discussion. Now I can tell you with fair degree of confidence that more than 90% people will either say, I think social media should be banned for children younger than 16 because of blah 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 blah. This is how they will start the discussion. The other person जो दूसरे साइड पे होंगे वो बोलेंगे, no, I don't think social media should be banned for children younger than 16. This is how 90% or 95% of the people will start a discussion, which is what is totally wrong. डिस्कशन का पर्पज आपको ये नहीं है कि आप अपने एक प्री कंसीव माइंडसेट से चले आ रहे हैं और अपना वर्डिक्ट सुनाने के लिए कि आपको यस और नो बोलना है वहां पे। नहीं भाई, आपको बुलाया गया है डिस्कस करने के लिए। यू हैव टू गिव द पॉइंट्स इन बोथ प्रोज एंड कॉन्स एंड देन लेट द ग्रुप इन द एंड रीच ए कंक्लूजन वेदर इफ इट इज पॉसिबल और नॉट, कि हाँ ये हमें बैन करना चाहिए या हमें नहीं करना चाहिए। देखो, आइडिया ऑफ अ डिस्कशन क्या होता है? आइडिया ऑफ अ डिस्कशन इज टू रीच सम काइंड ऑफ कंसेंसस इन द एंड। आइडिया ऑफ डिस्कशन होता है, नहीं हो पाता, दैट्स डिफरेंट इशू। आप अगर कंपनी की मीटिंग में बैठे हुए हैं, कंपनी की मीटिंग में एक सपोज करो कि एक कंपनी में मीटिंग बुलाई गई है, सीईओ उसको हेड कर रहा है और वहां पे पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, शुड दिस प्रोडक्ट बी लॉन्च्ड, दिस इज व्हाट इज टू बी डिसाइडेड बाय द एंड ऑफ द मीटिंग। तो सीईओ ने सबको अपने जो भी उसके रिपोर्ट ने सबको बोल दिया कि भैया एक मीटिंग है 4 से 5 बजे तक, उसमें ये डिसाइड करना है कि ये प्रोडक्ट को लॉन्च करना है कि नहीं करना है। अब आप इमेजिन करोगे 5 लोग उसके नीचे के लोग आ गए, एक बोलता है यस आई थिंक इट शुड बी लॉन्च बिकॉज ऑफ दिस रीजन, दूसरा बोलता है नो आई डोंट थिंक इट शुड। तो सीईओ बोलेगा यार भाई तुम कहाँ से आए हो, तुम्हें तो मैंने इस लेवल पे कैसे पहुंचा दिया? मैंने तो तुमसे व्यूज पूछे हैं कि यार इसको
लॉन्च करने के ये प्रोज हैं, इसको लॉन्च नहीं करने के ये कॉन्स हैं, इसको अपॉर्चुनिटीज ये हैं, इसकी थ्रेट्स ये है, एंड देन वी विल कम टू अ डिस्कशन, टू अ कंक्लूजन कि हाँ यार करना है कि नहीं करना है। तुम लोग तो शुरू में ही अपना रिजल्ट लेके आ गए, तो वो नहीं करना है हमें डिस्कशन में ये, जबकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ऐसा नहीं करना, फिर भी हर बार अनफॉर्चुनेटली whenever a discussion starts, people come with a preconceived mindset. Yes, we should do this. No, we should not do this. ऐसे तो ऐसा नहीं करना है, you should keep that in mind. आपको जब बुलाया गया कि मैं अगर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि डू यू थिंक दैट वर्ल्ड वॉर इज अबाउट टू हैपन, रॉन्ग वे टू स्टार्ट दिस वुड बी नो, आई डोंट थिंक सो, या यस आई थिंक सो। बोथ आर रॉन्ग आंसर्स। आपको उसमें डिस्कस करना है कि लेट अस सी व्हाट अ थर्ड वर्ल्ड वॉर वुड मीन, let us see on what fronts what things are happening at this moment, let us see how much the escalation can happen, let us see why this escalation may not happen, let us see how the whole world is interrelated and how whatever happens in one part is affecting the other, and let us see what are the checks and balances against these and how we can prevent that. Then you can in the end say that कि नहीं नहीं हाँ ये सब इसके risks हैं, ऐसा हो सकता है वैसे नहीं। So don't come with a preconceived mindset in any discussion. That is the first lesson. Okay. All right. So I hope this point is clear. तो ये यूएस हो गया, ये हो गया। यस यस हर्ष बोलिए। Sir, like, can we start with the phrase, some phrase, हाँ, कैन वी स्टार्ट or, विद or some phrases, like if I say the coin has two sides, so every statement has its advantages and disadvantages, or can I start like that in a हाँ हाँ, GDP? ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। इनफैक्ट जो लीडर होता है किसी भी डिस्कशन में, वो सेट द टोन करता है। तो वो बोल सकता है कि सी दिस इज सम दिस इज अ टॉपिक वेर इन वी नीड टू इवेलुएट बोथ साइड्स वेरी वेरी केयरफुली। जैसे सोशल मीडिया वाली बात है सपोज, तो आप बोलोगे कि सी देर आर सम एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया, वी ऑल हैव सीन दैट in the past few years how the whole world has transformed by the usage of social media in many different ways. There are many advantages, जिसमें जिसमें आप दो तीन advantages साइड कर सकते हो सोशल मीडिया के, कि it has brought the world together, it has put us in connection with the people we don't even know or we cannot even hope to ever meet in person, but it has given us the exposure to all of that, which is a plus side. However, on the negative side, there are many disadvantages also of this, which has led to addiction, which has led to mental health issues, which have led to this. So let us look at both these and then see that which one is the which side we should be on. तो ऐसे करके आप स्टार्ट करोगे तो बिल्कुल सही रहेगा। आप उसके बाद में बोल सकते हो कि लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द पॉजिटिव्स ऑफ इट। ओके, तो आप ऐसा टोन दे सकते हो, भले ही फिर लोग सुने नहीं सुने आपकी बात, कोई बात नहीं, लेकिन आपने एक बार तो बढ़िया स्टार्ट ले लिया ना, इनिशिएट कर दिया आपने, तो आपको पॉइंट मिल जाएंगे उसके। जो लोग देखो वहां पे जो डिस्कशन, अभी ग्रुप डिस्कशन की बात मैं यहाँ पे अभी प्रियम नहीं करूंगा, उसके लिए हम अलग से सेशन जो है अगला करेंगे, उसमें ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कैसे रेट किया जाता है आपको, उसमें ये नहीं है कि जो कंटिन्यूअसली बोलते चले जाते हैं उनको मार्क्स मिल जाते हैं, कुछ भी बोलते रहो चाहे वो बस एयर टाइम, पीपल हु कीप ऑन स्पीकिंग विल गेट मार्क्स, ऐसा नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी बोलते चले जा रहे हो, दूसरों को नहीं बोलने दे रहे हो, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ओके, सो आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। Syria का Shia Sunni civil war and all, we've talked about this. Now let's quickly go through one more story which is evolving, which is the farmers protest. हर साल जब जब GDPI सीजन आता है तब तब एक फार्मर प्रोटेस्ट हो जाती है, जैसे मैं आपको बता रहा था। तो वैसे ही अभी फिर से हो गई है। इस बार यूपी की तरफ से फार्मर जा रहे थे, तो देन दे से दैट ये यूपी वाले नहीं बल्कि अभी तो हर जगह से आएंगे। एंड व्हाट आर देयर डिमांड्स? सी वी शुड ओनली लुक एट व्हाट आर देयर डिमांड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकी लॉन्ड्री लिस्ट और डिमांड होती है, तो कैन इट एवर बी फुलफिल्ड? तो नॉट इवन इन द वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम्स, बट डिमांड रखने में क्या है, राइट? तो विटनेस, तो अभी कल वाली डिमांड, अभी एक प्रोटेस्ट थी 2 दिन से चल रही है, अभी और भी लोग आ जाएंगे उसमें। केरला, उत्तराखंड, तमिलनाडु में भी जाएंगे लोग अपने अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में। और छः छः को ये शंभू बॉर्डर है वहां पे भी आ जाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें करेंगे ये बोल रहे हैं। अब इन्हें क्या करना है, देखो इन्हें क्या चाहिए, इनकी जो डिमांड्स हैं वो ये नोट करो आप बस। इनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए। देखो गवर्नमेंट से इन्होंने लास्ट ईयर भी कहा था कि हमें 22 क्रॉप्स के ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा था कि आपको वीट और राइस इसके ऊपर तो मिलती है, और हम कुछ चीज़ें इंक्लूड कर देंगे, बट दे वर नॉट अमेनेबल टू दैट, दे डिडंट एक्सेप्ट दैट।
एंड दे वांट अ लीगली गारंटीड। गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि लीगल गारंटी वगैरह कुछ नहीं दे सकते, हाँ 5 साल के लिए आपको बोल सकते हैं कि हम इतना देंगे। तो ये इनका एक इशू है। वेवर ऑफ फार्म लोन्स, ठीक है भाई। पेंशन फॉर फार्मर्स एंड फार्म लेबरर्स, यहाँ पेंशन किसी प्राइवेट एम्प्लॉय को नहीं मिलती और ये बोल रहे हैं कि पेंशन दीजिए हमें। मतलब व्हाट काइंड ऑफ जोक इज दिस। विड्रॉल ऑफ पुलिस केसेस फाइल्ड ड्यूरिंग पास्ट प्रोटेस्ट, ठीक है, दे मे कंसिडर दिस, आई डोंट नो। जस्टिस फॉर विक्टिम्स ऑफ 2021 लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर खीरी में एक जो बीजेपी का इनफैक्ट एक था एमएलए, उसकी जीप से उसकी गाड़ी इसके लोग मर गए थे वहां पे, आपको पता होगा। तो उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो दे आर डिमांडिंग जस्टिस। इन स्टेटमेंट ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट, तो इनको जो इनकी जो लैंड एक्वायर की जाती है, फार्म्स एक्वायर किए जाते हैं, so there is a formula for compensation. So they want much more than that. They want 10%, 20% of that land also. A lot of things they want. And compensation for families of farmers who died during 2021 protests. इस तरह से इनकी एक लॉन्ड्री लिस्ट है ये। तो अब इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, कितना हद तक ये बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। मेनी पीपल से कि ये वो आइडिया है विच इज वेल पास्ट इट्स एक्सपायरी डेट, ये अभी खत्म हो चुका है। अब मतलब इसमें से जूस गन्ने में से जितना निकलना था निकल गया, अब कुछ नहीं है। बट स्टिल हमारी जो ऑपोजिशन है वो भी अनफॉर्चुनेटली दे डोंट हैव वेरी गुड आइडिया, सो दे कीप फ्लॉगिंग द डेड हॉर्स। वो ये अडानी फार्मर ये ले लेके रोते रहते हैं, और तो ज्यादा कुछ है नहीं। स्टिल दे कीप लूजिंग द इलेक्शंस। So this is about the farmers protest. Now we come to a very important and the last detailed discussion for today, which is GDP growth. देखो हमें ये सब नंबर्स और ये धीरे धीरे एज वी गो फॉरवर्ड, जीडीपी क्या होती है, हाउ इट इज कैलकुलेटेड। जीडीपी इज बेसिकली वन ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इन द इकोनॉमी, राइट। तो अगर हम बात करें कि इकोनॉमी में कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, तो जीडीपी, इंटरेस्ट रेट, राइट, एम्प्लॉयमेंट, ये सब इंपॉर्टेंट मार्कर्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी के। तो हमारी जो जीडीपी ग्रोथ थी वो स्लम्प हो गई है, मल्टी क्वार्टर लो 5.4%। लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो, और इस साल का जो एवरेज बताया जा रहा था कि 7.2% से बढ़ेगी, लास्ट ईयर तो 8.1% से बढ़ गई थी, राइट। सो पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि 7%, 7.5% तो बढ़ना चाहिए। फर्स्ट क्वार्टर जो हुआ उसमें 6.7% आया, सेकेंड क्वार्टर में 5.4% आ गया है। तो दैट मीन्स सेकेंड हाफ के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब इनिशियली आपके जो ओपनिंग बैट्समैन थे और जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन थे वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गए हैं। तो अब आपको अपने टेल एंडर्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा कि वो चौके छक्के मारे और इसको थोड़ी सी रिस्पेक्टेबल लेवल पे लेके जाएं, बिकॉज अदरवाइज थिंग्स आर प्रीटी बैड। Indian economy was being touted as one of the few big economies which has been doing very well. और हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी इसी चीज को हार्प करती रहती है सुबह से शाम तक। बट द रियलिटी वो दैट इट हैज कम डाउन क्रैशिंग। दिस इज अ वेरी बैड नंबर। सो इट इज स्लम्प टू इट्स लोएस्ट लेवल इन 7 क्वार्टर्स। और उसका रीजन बेसिकली बताया जा रहा है एक माइनिंग ग्रोथ। माइनिंग जो होती है वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इसका। मैन्युफैक्चरिंग एंड यूटिलिटी सर्विसेज जो है ये भी एक हिट हुआ। इकोनॉमी हैड ग्रोन एट 6.7% एज आई सेड इन द प्रीवियस क्वार्टर, एंड पिछले साल 8.1 के हिसाब से। तो 5.4 जो है वो काफी खराब परफॉर्मेंस मानी जा रही है। ये एक चार्ट बना हुआ है जिसमें आपको क्वार्टर बाय क्वार्टर काफी टाइम से पिछले 1.5 सालों से दिखेगा आपको। बीच में स्लम्प आया था लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अच्छा चला। मतलब आप अगर देखेंगे कि ये सब क्वार्टर बहुत अच्छे गए, ये 4 क्वार्टर पर्टिकुलरली, दैट मीन्स ऑल दीज 4 क्वार्टर्स ऑफ द लास्ट ईयर वेंट। हमारे यहाँ क्वार्टर जो कब से शुरू होता है बताइए, व्हेन इज द क्वार्टर 1? सर अप्रैल 1। फर्स्ट अप्रैल। अप्रैल 1 से 30 जून तक फर्स्ट क्वार्टर होता है, एंड देन लाइकवाइज। तो अभी जो क्वार्टर 2 का आया है ये जुलाई से सितंबर का आया, जुलाई से सितंबर, एंड दिस वाज बेसिकली अप्रैल टू जून। लास्ट ईयर बहुत जबरदस्त इकोनॉमी हमारी चली थी, और अब देखिए आप सडनली डंप हो गई। एंड द साइंस आर वेरी मच विजिबल। कंपनीज के जो रिजल्ट्स आए हैं इस बार वो बहुत ही पैथेटिक आए हैं।
इनफैक्ट स्टॉक मार्केट अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि 26 सितंबर को इट हैड हिट अ हाई, आई थिंक 26,400 कुछ, 400-500, एंड देन ऑल ओवर अक्टूबर एंड टिल नवंबर इट गॉट very badly beaten up and had come down to even less than 23,000. Now for the past a week or 10 days, जब से महाराष्ट्र रिजल्ट है उसके जस्ट पहले से थोड़ा बढ़ के अभी 24,500 पे पहुंच गया है. This one of the major reasons of this drop, significant drop in 1 month was the poor earning cycle. हमारी कंपनी जो अपने रिजल्ट डिक्लेयर करती है ना, तो जो कंपनियों ने जुलाई सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर करने की है अक्टूबर में, तो एक के बाद एक खराब नंबर्स आ रहे थे. Obviously that reflected that economy was not doing very well because जो हमारी कंज्यूमर गुड्स कंपनी थी इनके नंबर्स भी बहुत ही पुअर आ रहे थे, राइट. तो अगर लोग बेसिक चीजें नहीं खरीद रहे हैं, साबुन तेल बिस्किट यही नहीं खरीद रहे हैं, तो बाकी क्या खरीदेंगे. सो थिंग्स वर ग्रिम. ये चीज हमें समझ में आ गई थी जब अक्टूबर में कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे थे. सो अब इसके पीछे उन्होंने जस्टिफिकेशन भी देना शुरू कर दिया है. इन्होंने कहा देखिए जुलाई सितंबर में एक बार मानसून बहुत एक्टिव था, तो इस कारण थोड़ी सेल कम हुई है कंपनियों की. गवर्नमेंट की स्पेंडिंग अप्रैल टू जून में नहीं हुई क्योंकि चुनाव थे. चुनाव जब होते हैं तो गवर्नमेंट में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ले जाता है, एमसीसी. तो गवर्नमेंट कैन नॉट स्पेंड मच ड्यूरिंग दैट टाइम. मच क्या, दे कैन नॉट स्पेंड ऑन एनी प्रोजेक्ट. तो इसलिए हम गवर्नमेंट की स्पेंडिंग नहीं हुई बिकॉज ऑब्वियसली जीडीपी में सब कुछ ही आ जाता है, राइट. तो ये सब रीजन बताए जा रहे हैं. तो माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग ये सब कम हुआ. तो इसका थोड़ा पढ़ लेते हैं. सितंबर पोल वॉज बिलो दी पोल ऑफ 11 इकोनॉमिस्ट जिन्होंने 6.5% बोला था, लेकिन फुल ईयर ग्रोथ 6.8 बोली थी, लेकिन शार्पर स्लो डाउन हो गया. गवर्नमेंट ने 6.5 to 7 बोला है. फर्स्ट हाफ में इकोनॉमी जो थी वो 6% स्लो हुई. अब इन्हें चाहिए कि जो बाकी के टाइम पे हम 6.9% से बढ़े. आरबीआई जो हमारा है वो अभी भी रोजी पिक्चर दिखाता रहता है. व्हाट पुश्ड ग्रोथ डाउन? माइनिंग एंड क्वारीइंग. तो ये देखो आप कंपैरिजन कि कितना कम हो गया. मैन्युफैक्चरिंग में भी कम हो गया. इलेक्ट्रिसिटी गैस भी कम हो गया. प्राइवेट कंजम्पशन जो हम खरीदते हैं सब सामान वो भी कम हो गया. इन्वेस्टमेंट कम हो गया, मतलब कंपनीज के अंदर केपेक्स नहीं हो रहा है खर्च. दैट मीन्स दे आर नॉट स्पेंडिंग मनी ऑन एक्सपेंडिंग द कैपेसिटीज और पुटिंग फ्रेश कैपेसिटीज और क्रिएटिंग फ्रेश कैपेसिटीज. कुछ भी नहीं हो रहा है. एक्सपोर्ट्स भी कम हो गया है. तो ये सब चीजें पूरी तरह से हिट कर रही हैं, राइट. डिमांड साइड में प्राइवेट कंजम्पशन स्लो टू 6%. जोल्ट केम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. ये जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता है, ये वर्ड, इसका मतलब होता है कि जो कंपनियों का, प्राइवेट कंपनियों का इन्वेस्टमेंट होता है. सपोज करो मैं मारुति सुजुकी कंपनी हूँ, राइट, एंड आई वांट टू क्रिएट अ न्यू असेंबली लाइन. मैं एक नया प्लांट बनाना चाह रहा हूँ या एक नई असेंबली लाइन, नई कार लेके आना चाह रहा हूँ जिसके लिए एक नई असेंबली लाइन लगेगी. तो आई नीड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ लेट्स से $200 million, राइट. तो ये $200 million लगा के मैंने एक नया प्लांट बनाया. तो दिस इज अ ग्रॉस कैपिटल फिक्स्ड फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. उसी तरह से कोई साबुन बनाने वाली कंपनी ने एक नई प्लांट बना दिया है तो वो उसका हो गया. तो जो भी कंपनी होती है इन्वेस्टमेंट करती हैं. तो इन्वेस्टमेंट, जब कोई कंपनी नई प्रोडक्ट लाइन, असेंबली लाइन बनाती है या नई मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में एडिशन करती है, इट शोज व्हाट, इट शोज दैट डिमांड इज रोबस्ट, इट शोज दैट डिमांड इज हाई एंड देयरफॉर द इकोनॉमी इज ग्रोइंग. लेकिन अगर कंपनी इन्वेस्ट नहीं करती है किसी भी नई चीजों में, तो इसका मतलब है कि कोई डिमांड ही नहीं है. तो करंट उनकी कैपेसिटी है दैट इज गुड इनफ टू मीट द डिमांड एंड देयरफॉर दैट शोज दैट इकोनॉमी इज नॉट डूइंग दैट वेल. तो इसको बोलते हैं ग्रॉस कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, राइट. तो ये यहाँ पे कुछ फिगर्स बताए गए हैं. ओके, मे बी यू आर नॉट, इसके ऊपर हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे जब हम इकोनॉमी वाला सेशन करेंगे या फाइनेंस वाले सेशन करेंगे, तो उसमें हम, और बजट वाला सेशन करेंगे तब उस टाइम में हम डिस्कस करेंगे. सो ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कंपोनेंट्स हैं जीडीपी के. तो ये सब बताए गए हैं, राइट. सो जस्ट एक डिटेल चार्ट है. आपको कोई, नोबडी इज एक्सपेक्टिंग यू टू
रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी दिस थिंग, बट मोटा मोटा थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। व्हाट लिफ्टेड ग्रोथ अप, थोड़ी सी चीजें बढ़ी हैं, तो वो कहाँ बढ़ी हैं? तो कुछ गवर्नमेंट कंजम्पशन बढ़ा है, एग्रीकल्चर डिड बेटर दिस ईयर, दिस टाइम, व्हाट दे आर सेइंग, एंड सर्विसेज डिड बेटर। देयर इज सम होप, अब एक्सपर्ट करें सेकेंड हाफ में पुश होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अपना केपेक्स स्पेंडिंग बढ़ा देगी, एग्री प्रोडक्शन इज ओके, फूड इन्फ्लेशन ओके, ठीक है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि आगे शायद अच्छा हो जाएगा। अब इसमें देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इंटरेस्ट रेट्स, है ना, जिसको हम रिपो रेट भी कहते हैं। तो अब ये रिपो रेट और इंटरेस्ट रेट ये भी हम पढ़ेंगे जिस दिन हम इकोनॉमिक्स या फाइनेंस करेंगे, तो ये भी आपको बताना चाहिए कि देखो इंटरेस्ट रेट का क्या इम्पैक्ट होता है। सो ग्रोथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट्स, ग्रोथ इन द इकोनॉमी। मतलब अगर हाई इंटरेस्ट रेट्स है तो ग्रोथ कम होगी, और अगर इंटरेस्ट रेट्स कम है तो ग्रोथ ज्यादा होगी। ऑब्वियसली बिकॉज इंटरेस्ट रेट अगर कम है, दैट मीन्स यू कैन बोरो मनी एट अ लेसर इंटरेस्ट रेट एंड यू कैन इन्वेस्ट दैट मनी। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है इकोनॉमी में, तो आपको it makes sense for you to keep your money in the bank and keep earning that interest rate rather than borrowing at a high cost. So people don't borrow at a high cost. तो इसलिए ग्रोथ नहीं होती इकोनॉमी में। लेकिन इकोनॉमी, अब देखो तीन तीन चीजें होती हैं, इन तीन चीजों का रिलेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, ग्रोथ, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये तीन चीजों का आपको कोरिलेशन समझ में आना चाहिए। जब ग्रोथ बढ़ती है तेजी से, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट उस टाइम कम होते हैं। तो इंटरेस्ट रेट्स कम है, ग्रोथ बढ़ रही है, लेकिन जब ग्रोथ बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। दैट मीन्स प्राइस राइज होने लगता है, क्योंकि ग्रोथ बढ़ रही है मतलब डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, लोगों का पैसा है। तो कोई चीज अगर 100 रुपए की है तो लोग उसके 105 रुपए भी देने को तैयार है, तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है, तो जो आपका सेंट्रल बैंक है विच इज आरबीआई, व्हाट इट डज इज इट हैज टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स, बिकॉज मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो मनी सप्लाई मार्केट में कम करनी है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो इन्फ्लेशन कम हो गया, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा, लेकिन फिर इकोनॉमी भी धीरे से आपकी कम हो जाएगी। तो ये वो रिलेशन आपको समझ में आना चाहिए। तो अब इंटरेस्ट रेट जो है वो हमारा 6.5% रिपो रेट चल रहा है पिछले कई क्वार्टर से, राइट। अगर आप देखेंगे कि ये कोविड के बाद से इंटरेस्ट ये बढ़ना शुरू हुआ, और तब से अभी तक ये 6.5% ही है। जबकि इन्फ्लेशन जो है वो अभी बीच में बढ़ गया था, खैर उसको थोड़ा कम भी हो गया, कभी बढ़ जाता है, बट देयर इज अ ह्यूज प्रेशर नाउ ऑन आरबीआई टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट्स, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज इकोनॉमी की जो है 5.4%, ये और खराब हो जाएगी। तो अब देखना ये है कि आरबीआई उसको इंटरेस्ट रेट को, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम करते ही इन्फ्लेशन भागता है उनका, तो इन्फ्लेशन को भी नहीं भगाना है आपको, इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में रखना है। तो इट हैज टू बी ए वेरी वेरी कैलिब्रेटेड अप्रोच, राइट। तो ये आपको चीज ध्यान में रखनी है, जो मैंने यहाँ पे ये बताया कि ग्रोथ अगर बढ़ेगी तो उस टाइम पे इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, और इंटरेस्ट रेट्स कम होना चाहिए ग्रोथ बढ़ने के लिए, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो ग्रोथ कम होगी और इन्फ्लेशन कम होगी। ओके, सो देयर इज अ demand or ask of the RBI to reduce the interest rates. So that's about I think these are the important events, और भी कुछ important events हुई हैं पीछे, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अभी एक बहुत, अभी इसको अगली बार देखेंगे हम, कि ऑस्ट्रेलिया ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद सोशल मीडिया, 16 ईयर्स की किड्स से कम को बैन करने के लिए लॉ निकाल दिया। ये पढ़ा किसी ने? हैव यू रेड Yes. दिस? I तो just Yes, heard sir. about this, sir, but not read it in detail. क्या चीज? ये सर कल वाले टीटीबीआर में था ना सर? कल वाले में था क्या? हाँ सर, यही ना, वो यही कल वाले में था सर। अच्छा, ये तो मुझे पता नहीं, खैर कल में, लेकिन ये हो गया इसको 2 4 5 दिन, ये चल रही है स्टोरी कि ऑस्ट्रेलिया ने एक लॉ पास कर दिया है। लेकिन देखो, लॉ पास कर देना और उसको इम्प्लीमेंट कर देने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि इसको एनफोर्स कैसे करोगे? इमेजिन करो कि आपने एक लॉ बना दिया कि 16 साल से बच्चा जो है कम का, वो सोशल मीडिया पे
नहीं देख सकता, सपोज ट्विटर हो गया, या ट्विटर तो छोड़ो, चलो इंस्टाग्राम की रील है, या फेसबुक है, तो वो एक्सेस नहीं कर सकता, तो आप कैसे इन्फोर्स करोगे? विल इट बी सेल्फ डिक्लेरेशन? सेल्फ डिक्लेरेशन में सब बेवकूफ बना देते हैं, वो तो अभी भी होता है। सेल्फ डिक्लेरेशन तो आपको करना ही पड़ता है कि आप 16 साल से ऊपर हो, आप ये हो वो, तो कोई मानता है क्या? कोई नहीं मानता। तो क्या आपको कोई गवर्नमेंट आईडी है? गवर्नमेंट आईडी तो आपको पता है कि आज अगर मेरे नाम से आईडी है तो मेरा बच्चा उसको चला रहा है कि कोई और चला रहा है, क्या पता? बच्चे ने तो अकाउंट खोल लिया अपने बाप की आईडी दिखा के, और फिर बच्चा चला रहा है उसको, फिर क्या करोगे? फिर क्या फोटो, क्या वीडियो उस टाइम पे फोटो से शक्ल देख के मैच करेगा कि यार इसकी शक्ल दिख रही है कि 16 साल से कम है कि नहीं है? उसमें भी डिस्क्रिपेंसी हो सकती है। कोई बेचारा अगर 18, कई 18 के बच्चे होते हैं जो दिखते 14 के हैं, तो उनको एक्सेस नहीं मिलेगी, या कई 12 के होते हैं जो दिखते 18 के हैं, तो उनको मिल जाएगी। तो सी, अब नाउ दे आर deliberating दैट व्हाट शुड बी द मैकेनिज्म टू हैव दिस कंट्रोल। तो उसके लिए कमेटी बनी है, वो कमेटी अलग अलग अपने व्यूज देगी, बहुत सारी चीजें लेके आएगी। सो द पॉइंट इज कि कोई भी रूल बनाना आसान होता है, लॉ बनाना, लेकिन उसको एनफोर्स करना मुश्किल होता है। द होल ट्रिक लाइज इन एनफोर्सिंग, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया, चलो ऑस्ट्रेलिया तो एक छोटी सी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन है वो हमारी दिल्ली एनसीआर की पॉपुलेशन है। तो इस चीज को अगर इंडिया में इम्प्लीमेंट करना हो तो आप सोच सकते हो कि क्या उसके डायनामिक्स होंगे। हो ही नहीं सकता, मतलब वो तो आई डोंट नो, एनीथिंग दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन स्मॉल कंट्री इज स्टिल ओके। ऑस्ट्रेलिया भी खैर वैसे देखा जाए स्मॉल नहीं है, कंट्री तो बहुत वाइड है और दूर दूर तक फैली हुई है। एक मिनट रुको। ओके, सो दैट्स द चैलेंज देयर। आधार कार्ड विद फिंगरप्रिंट, आधार कार्ड विद फिंगरप्रिंट, नहीं मैं समझा नहीं। भाई आपने सपोज करो कि अकाउंट बनाने के लिए आधार कार्ड ले लिया आपने, फिंगरप्रिंट भी ले लिए, फिर जब आप कंप्यूटर पे चला रहे हो तो क्या आपकी फिंगरप्रिंट वहां पे अ, मतलब वो देखेगा क्या कि ये कौन इसको ऑपरेट कर रहा है, कीबोर्ड पे कौन दबा रहा है, मोबाइल पे? ओके, क्वेश्चन इज विल यू शेयर दिस पीपीटी? हाँ हाँ, देखो पीपीटी आपको शेयर कर दी जाएगी। और एक मैं आप लोगों से उधर अकाउंट बनवाऊंगा वो कैटलिस्ट के ऊपर। कई लोग तो जो ऑलरेडी इंग्लिश की क्लास में एनरोल्ड हैं वो उनका अकाउंट है। सो आई विल क्रिएट कोर्स देयर एंड आई विल कीप एडिंग द रिकॉर्डिंग्स देयर। तो आप उससे रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, और ये पीपीटी भी शेयर बिल्कुल कर दी जाएगी। और भी रिसोर्सेज जो है आपको मैंने एक गूगल ड्राइव पे एक फोल्डर बना दिया है, उसमें चीज़ें शेयर हो जाएंगी आपसे। इनफैक्ट सारी चीज़ें उसी में शेयर हो जाएंगी आपसे। यस, तो सम क्वेश्चन, हाँ बताइए शुभांशु। यस। सर अपन इन्फ्लेशन रेट की एंड डिफ्लेशन की बात कर रहे थे। सो अबाउट दैट कि मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है एक्सचेंज रेट डॉलर का इनफ्लो इन मार्केट एंड सो दैट इंटरेस्ट रेट और वो सब मैनेजेबल रहे। नहीं नहीं, एक सो मिनट, एक्सचेंज रेट इज डिफरेंट, इंटरेस्ट रेट इज डिफरेंट। एक्सचेंज रेट इज फॉर फॉरेन करेंसी, इंटरेस्ट सर रेट सो तो दैट डज नॉट अफेक्ट द इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन नहीं 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 नहीं, इन डोमेस्टिक एक्सचेंज मार्केट। नहीं नहीं, देखो एक्सचेंज रेट का कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट थोड़ी है इसके ऊपर। इंटरेस्ट रेट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट तो बैंक का इंटरेस्ट रेट है। द बैंक विल लेंड यू एट सर्टेन इंटरेस्ट रेट, राइट? दैट इज द इंटरेस्ट रेट। एक्सचेंज रेट तो आपको फॉरेन करेंसी, जैसे डॉलर है, डॉलर का रेट आज पहुंच गया 84.7 लेट्स से, राइट? दिस इज अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। रिपो रेट 6.5%, इसका इससे क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं। लेकिन आरबीआई एक ऐसी एजेंसी है जो कि फॉरेन एक्सचेंज भी रेगुलेट करती है और इंटरेस्ट रेट भी रेगुलेट करती है। तो आरबीआई में एक एमपीसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। दिस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज द कमेटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेस्ट रेट्स, एंड इट हैज गॉट 6 मेंबर्स। इसमें से 3 आरबीआई के मेंबर्स होते हैं और 3 बाहर के होते हैं। इनफैक्ट बाहर के जो होते हैं उसमें से एक आईआईएम अहमदाबाद का है, और एक कोई और इंस्टीट्यूट का है, एक और कोई और इंस्टीट्यूट का। तो ऐसे ये 3 इसमें बाहर के इकोनॉमिस्ट होते हैं। और 3 इनके, एक आरबीआई का गवर्नर होता है और 2 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। तो इन लोगों की कमेटी होती है, और हर 2 महीने में एटलीस्ट, मतलब 2 महीने में तो इनको मिलना ही मिलना है। मतलब साल में 4 मिनिमम होनी चाहिए और 6 मैक्सिमम हो सकती है इनकी मीटिंग। तो ये मीटिंग में डिस्कस करते हैं कि 3 दिन तक चलती है इनकी मीटिंग, कि क्या इश्यूज हैं क्या नहीं है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। फिर वोट किया जाता है। सो ऑब्वियसली अगर सपोज करो कि वोट इज 4-2 इन फेवर ऑफ कीपिंग द इंटरेस्ट रेट सेम, देन इट इज केप्ट द सेम। लेकिन 3-3 अगर हो गया वोट, तो उसमें जो आरबीआई गवर्नर जो
बोल रहा है फिर वो मानी जाएगी बात। तो सपोज करो कि 3-3 है वोट, 3 लोग बोल रहे हैं कि बढ़ाना चाहिए, सेम रखना चाहिए इंटरेस्ट, 3 बोल रहे हैं कम करना चाहिए, लेकिन आरबीआई गवर्नर बोल रहा है कि कम करना चाहिए, तो फिर वो बात उसकी मानी जाएगी। तो इस तरह से ये टीम, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी काम करती है। एक्सचेंज रेट इज अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। एक्सचेंज रेट जो है वो मतलब डॉलर कितने अपने आप पे आए, कितने रिक्वायरमेंट है, आरबीआई इंटरवीन करती है मार्केट में, राइट। आरबीआई अगर डॉलर कम पड़ रहे हैं मार्केट में और इंटरेस्ट सॉरी एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है तो डॉलर फेंकती है मार्केट में, वो आरबीआई रिलीजेस डॉलर्स। बट इफ लेट्स से वो कम हो रहे हैं तो फिर आरबीआई खरीद लेती है डॉलर। तो ऐसे आरबीआई डॉलर के ऊपर भी ऊपर नीचे करती रहती है। यस शुभांशु। तो सर दिस डज नॉट हैपन, मतलब एक्सचेंज रेट का मैनिपुलेशन डज नॉट हैपन इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी लाइक यूएस, क्योंकि वो वोकल हैं लाइक टू नॉट डू दिस एंड बी नहीं ओपन वो मार्केट लाइक। नहीं नहीं वो अलग चीज है, मैं बताता हूँ। एक चीज होती है कन्वर्टिबिलिटी। ओके, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसी। आपकी करेंसी या तो फुल्ली कन्वर्टेबल हो सकती है या बिल्कुल ही नहीं, या फिर पार्शियली कन्वर्टेबल हो सकती है। कन्वर्टिबिलिटी भी 2 अकाउंट पे होती है, कैपिटल अकाउंट पे और करंट अकाउंट पे। तो कन्वर्टिबिलिटी अगर 100% है, जैसे यूएस है, जो कंट्रीज में जहाँ पे कहा जाता है कि वो फॉरेन एक्सचेंज पे अपना, क्योंकि यूएस को कुछ करने की जरूरत थी ना, वो तो खुद ही डॉलर लेके बैठा हुआ है ना, वो क्यों करेगा यार। वाई वुड यूएस इवन डू एनीथिंग विद इट्स डॉलर? इट इज द अदर कंट्रीज दैट विल डू इट विद देयर डॉलर्स, लाइक वट एवर दे हैव। तो जो सपोज करो कि आज इंडिया में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो तो ये चाहेंगे कि यार गवर्नमेंट आरबीआई का इसमें जरा भी इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स इट शुड बी फ्री, फ्रीली ट्रेडेबल। मतलब अगर सपोज करो कि कोई कंपनी के पास में इंडिया में $1 मिलियन स्टेप हुआ है उसके अकाउंट में, $1 मिलियन, तो इट कैन टेक अवे दैट $1 मिलियन वेन एवर इट वॉन्ट्स एट द सेम रेट। लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि रिस्ट्रिक्शंस हैं कि एक लेवल के बाद में आरबीआई इंटरवीन करती है। तो देर आर डिफरेंट कैटेगरीज, देर डिफरेंट ग्रेडेशंस। कुछ कंट्री ज़्यादा करती हैं तो वो कंट्रीज को लिबरल और रिफॉर्म नहीं माना जाता, जबकि जो रिफॉर्म्स माना जाता है, जो इन्वेस्टर्स को कंफर्ट देता है, वो ये है कि आप इंटरवीन नहीं करो, आप मार्केट्स को रन करने दो। क्योंकि देखो 2 अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट होता है और एक करंट अकाउंट। करंट अकाउंट मतलब जो कि आप ट्रेड कर रहे हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। कैपिटल अकाउंट मतलब जो कि हमारे यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है उसमें वो करंट ट्रेड वो नहीं होती है कन्वर्टिबल 100%, मतलब उसमें कन्वर्टिबिलिटी नहीं है पूरी, कि आप जब चाहो जब उठा के ले जाओ, जब चाहो जब ले आओ, क्योंकि उससे मार्केट डिस्टेबलाइज हो जाते हैं हमारे यहाँ। तो इसलिए इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक दिन। वी विल टॉक अबाउट दिस एट लेंथ। तो आई होप कि जो आपका एटलीस्ट आंसर अभी एकदम आप देख रहे थे वो मिल गया होगा। यस सर, इसके लिए कोई बुक है क्या, मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड? कॉज बिल्कुल ही हम्म। जीरो हूँ मैं तो उसमें सर, हाँ इकोनॉमी से एक है ना, रिलेटेड लाइक। हाँ है एक IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर की बुक है एक, डे टू डे इकोनॉमिक्स। वो मैं डाल दूंगा ग्रुप के ऊपर आज, तो आप उसको पढ़ सकते हो। उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ों के आंसर मिल जाएंगे। ओके, डे टू डे इकोनॉमिक्स में डाल दूंगा आज, ग्रेट सर। तो आप उसको रीड कर सकते हो। ओके। यस सर। 12th क्लास एनसीईआरटी, हाँ 12th क्लास एनसीईआरटी का मुझे नहीं पता, मतलब अगर किसी के पास है तो शेयर कर सकता है। बट क्या होता है कि जो एनसीईआरटी और इनकी बुक्स होती है वो मोर थ्योरेटिकल टाइप की होती है। ये जो ये वाली बुक है डे टू डे इकोनॉमिक्स, ये काफ़ी आपको प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से मिलेगी, तो दिस वुड बी बेटर। ठीक है। तो आई थिंक आज हमारे पास में अब दूसरे इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो माय सजेशन वुड बी दैट यू ऑल स्टार्ट प्रिपेयरिंग द आंसर्स टू योर बेसिक क्वेश्चंस। मैंने एक फोल्डर के अंदर एक सेट ऑफ क्वेश्चंस का भी एक डॉक्यूमेंट डाल दिया है। तो उसमें से थोड़े बहुत क्वेश्चंस के आप आंसर, जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वाई डू यू वांट टू डू एमबीए, what are your strengths and weaknesses, what are your greatest achievements in life, what are your greatest regrets and failures, uh, then उसके बाद में गोल्स इन लाइफ आपके क्या हैं, और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपके कि और भी मतलब जैसे पर्सनल लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, ये आप अपने थोड़े प्रिपेयर कर सकते हैं उसमें देख के, एंड देन वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दिस इन द नेक्स्ट सेशन।
अपार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वॉट एवर एल्स वी विल डू। क्योंकि क्या है कि आपको थोड़ा थोड़ा तो बोलने की आदत अब धीरे धीरे आनी पड़ेगी। देखो एक चीज और आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिहर्स करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने आंसर्स बना के रिकॉर्ड करिए, उसको सुनिए, हाउ डज योर वॉइस साउंड, इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए उसको। ओके, बिकॉज कोई भी आंसर जो देना है उसको हमें रट के भी नहीं देना है। इट शुड नॉट साउंड एज इफ कि आप रट के आए हो और बोल रहे हो। इट शुड अपीयर स्पॉन्टेनियस की वहीं पे आप बना रहे हो। तो लेकिन तो मतलब एक बैलेंस होना चाहिए उसमें कि प्रिपरेशन भी होनी चाहिए और ये भी नहीं कि जस्ट एक ऑफ द कफ। देखो ऑफ द कफ हम कुछ चीजें अगर बोलेंगे ना तो वो ऑफ द कफ मीन्स कि वो फिर बिल्कुल ही उसी टाइम पे सोच के तो वो ढंग से आता नहीं है, वो स्ट्रक्चर नहीं होता उस चीज का। तो कुछ क्वेश्चन जो एंटिसिपेटेड होते हैं उसके लिए आप तैयार करें अपने रिस्पॉन्स और उसको एज नेचुरल डिलीवरी में बोलने की कोशिश करें। तो ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी हमें करनी शुरू करनी चाहिए। देखो ये अभी मतलब क्या है कि आपके पास टाइम है, क्योंकि है ना, तो इसलिए आप यूज कर सकते हो उसको थोड़ा सा, हाफ एन आवर इफ यू गिव इन अ डे एंड डू दिस थिंग्स, इट विल रियली हेल्प यू। कुछ भी टॉपिक उठा के बोलने लगो। ओके, थिंक ऑफ एनीथिंग, जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग ऑन दैट। स्पीक फॉर 2 मिनट्स 3 मिनट्स, कुछ भी। अभी अब जब जीडी करेंगे, एक्सटेम्पोर करेंगे, तो वी हैव डिफरेंट टॉपिक्स, सम आर लाइक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स। कुछ भी, किसी चीज पे भी बोलना है आपको, तो कंटेंट कैसे जनरेट करना है, सो ऑल दिस थिंग्स वी नीड टू डू। तो अभी से थोड़ा थोड़ा सा आप इसमें वार्म अप शुरू कर दो, इज व्हाट आई एम सेइंग। Okay, so that's it, I think, for today. If you have any queries, you can always reach out individually. आपने अगर अपने आंसर बना लिए हैं या बना रहे हैं and you want to kind of take my views, you can always do that. चलिए, so any, yes, somebody has raised, yes sir. Sir, Hmm. sir, yesterday there was a student committee meet from Bitsound. Hmm. So they told about their essay, like we Hmm. have to write an essay in their application form. So, Hmm. sir, can you guide among that essay how we can write the essay? हाँ, sure. Where is the last date? It is on 26 Jan, till 26 Jan. 26 Jan. Yeah, application form. ओके, ठीक है। तो उसमें देखो, मैंने उसके देखे हुए हैं, वो 3 क्वेश्चन है उसके, जो उसके एप्लीकेशन में है। तो माय एडवाइस वुड बी, देखो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीजें आपके स्पेसिफिक बैकग्राउंड से पर्टेनिंग होती है। बैकग्राउंड मतलब आपकी लाइफ से पर्टेनिंग। तो आप कुछ अपना एक उसमें कुछ भी बना दो, मतलब वट एवर यू वॉन्ट टू प्रेजेंट, यू नीड टू क्रिएट अ स्मॉल बिट ऑफ ड्राफ्ट, because it is about you, right? So I mean, I can, what I can do is I can share with you some of the drafts that have been created or some of the answers that have been submitted by some other people earlier. वो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, लेकिन ऑब्वियसली वो आपके ऊपर दे वोंट बी दैट रेलेवेंट टू यू। तो आपको अपने बनाने पड़ेंगे, आपको उनसे आइडिया लग जाएगा कि ठीक है किस तरीके के होते हैं, लेकिन आपको अपने आंसर बना के मैं आपको रिफाइन करवाऊंगा फिर उसको, एंड आई विल सजेस्ट टू यू कि हाँ वो ठीक है कि नहीं। क्योंकि देखो इंग्रेडिएंट तो आपके पास है ना, आप क्या हो वो तो मुझे नहीं पता। तो वो मैं आप एक बेसिक स्ट्रक्चर, किसी भी जो भी आंसर आप बनाओ, उस आंसर का मुझे एक रफ वो भेजो, फिर उसको मैं रिफाइन कराऊँ, राइट। Yes, sir. और आपको मैं एक और सजेशन देता हूँ कि आपको जो बेसिक रफ ड्राफ्ट बनाना है तो उसके लिए आप चैट जीपीटी की हेल्प लो। देखो चैट जीपीटी बहुत बढ़िया टूल है, हमें उसको कॉपी नहीं करना वैसा का वैसा, लेकिन हमें उसे यूज करना आना चाहिए। तो किसी को अगर एसओपी बनाना है, किसी को अगर कोई क्वेश्चन का आंसर बनाना है, तो आप अपना अपना वहाँ पे प्रोफाइल लिखो उसको कि आई एम सो एंड सो, आई हैव डन दिस आई हैव डन दिस, दीज आर द थिंग्स अबाउट मी दैट शुड बी कैप्चर्ड इन दिस। एंड देन उसके बाद क्वेश्चन लिख दो, जो भी क्वेश्चन फॉर्म में दिया हुआ है, तो वो आपको एक ही विल थ्रो अप समथिंग। तो एटलीस्ट एक बेसिक आपको मिल गया। अब उसकी लैंग्वेज थोड़ी वो चेंज करनी है हमें, उसको थोड़ा सा ऐसा शो मतलब बनाना है कि जो कि चैट जीपीटी जनरेटेड ना लगे, वो करेंगे। बट एक बेसिक जो चीज़ है वो जनरेट करनी पड़ेगी आपको। ओके, यस गौरव। सर ये जो टेल मी अबाउट हम्म। योरसेल्फ क्वेश्चन है, हम्म। इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए सर? क्योंकि जो भी मिलता है वो सब रेज्यूमे में ऑलरेडी मेंशन रहता है। नहीं नहीं, तो आपको कुछ ऐसी चीज बतानी ना जो कि रिज्यूम में ना हो। मतलब यू कैन हाईलाइट समथिंग अबाउट योरसेल्फ, यू कैन यूज समथिंग विच कैन टेक द डायरेक्शन ऑफ द इंटरव्यू इन दैट डायरेक्शन। जैसे सपोज करो आप कोई मैराथन रनर हो, है ना, तो आप उसमें कहीं ना कहीं मैराथन रनिंग ला सकते हो, ताकि अगर वो भी मैराथन रनर निकल गया सपोज उधर से, तो आप उस दिशा में भी चले गए। आप अगर कोई नेशनल लेवल चेस प्लेयर हो, या आप अगर कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो,
मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आप कोई प्रोफेशनल हो या कुछ हो, कुछ भी आप, अगर आपके अंदर छोटी सी भी ऐसी बात है तो उसको आप इस तरीके से प्रेजेंट करो ताकि उस तरफ डिस्कशन जाने के चांस खुले। नहीं है तो कोई बात नहीं, बट जैसे सी डोंट जस्ट से द फैक्ट्स, स्ट्रेट आउट द फैक्ट्स दैट आई एम XYZ, I have done my engineering, I have done my schooling from, I was born and brought up in XYZ, I have done my schooling from this school, I scored this much percentage, then I went on to do my graduation in civil engineering from this college, wherein I got this kind of grade, and then I got placed in this company where I've been working for 2 years on this, बस। तो ये चीजें, ये बोलने से कुछ नहीं होगा, मतलब ये तो फिर क्या है कि आपने वही चीज दोहरा दी जो आपके रिज्यूम में लिखी। इसको थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट करना है, right? You have to basically make it engaging so that the person gets a flavor of what you are. So you can kind of say that born in this and then as let's say अगर engineer बन रहे हैं तो as most of we had, when I was on the verge of selecting a career, most of the students were either going to engineering or medical, and therefore I decided to kind of at that moment go into engineering। मतलब ऐसा एक बना सकते हो, जैसे अब ये तो चीज अभी थोड़ी सी चेंज हो गई है, बट मेरे हमारे जमाने में हम इसको इस तरीके से ट्विस्ट देते थे। एंड देन यू कैन से दैट आई लर्न, आई लर्न or it improved my problem solving and analytical skills, which really helped me in this, and then I did this XYZ project which gave me this, and then based on which I could get placed here, and I've been working on this project for the last this year, which is very interesting. It has added so much this. On a personal front, I play the guitar. I love Western music. I love, these are my favorite artists, and I follow them. Something like that. The all I'm saying is कि फिर आप अपना जो प्रोफेशनल बता दिया, फिर उसके बाद ऑन अ पर्सनल साइड बता दिया आपने, तो आप ये इसको एक अट्रैक्टिव और एंगेजिंग बना के प्रेजेंट कर सकते हो। तो हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप अपनी तरफ से अपने एक क्रिएट करके मुझे भेज सकते हो। आई कैन सजेस्ट टू यू कि इसको कैसे बनाना है। यस, स्टोरी ऑफ लाइफ बिल्कुल बता सकते हो आप, बट अगेन इतना भी ऑब्सेस्ड उससे नहीं होना है कि क्योंकि मैंने ये देखा है कि ये जो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, टॉप जो ABC टाइप के इंस्टीट्यूट है, वो तो पूछते भी नहीं है ये TMAY जो है वो कई बार पूछते भी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी तैयारी नहीं होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए हमारी, ओके, लेकिन ये नहीं है कि हम उसमें ऑब्सेस्ड ही करते रहे उसके बारे में दिन रात, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वी शुड स्पेंड सम गुड टाइम ऑन इट, प्रैक्टिस इट, but again it should not be too long, right? It should not be too short. It should be maybe 30 to 60 seconds, 60 seconds max। बहुत लंबा आप बोलोगे तो उसका इंटरेस्ट लूज हो जाता है। ओके, चलो, ऑल राइट, so that's it for today। Thank you and good night।